वापस वही सीन आ जाता है जब वो कह रहा होता है अच्छा तो वो स्ट्रॉन्ग है, इनविंसिबल है, और गन कह रहा होता है इस चक्कर में मैंने उसको एक टूल दे दिया एज अ वेपन। तो ये जो स्कार दिख रहा है ना, ये चीज लिटरली उसने किसी टूल से नहीं की थी, ये चीज उसने की थी लिटरली। इतने में उसका मुंह पकड़ता है और कहता है मैं तुझे एक बात बोलूं, अपने मुंह से ना मेरी माँ का नाम मत ले, और उसके पेट पे एक पंच मार देता है और गाली दे रहा होता है। इतने में ये कहता है चल कोई नहीं, मैं तेरी रूडनेस को इग्नोर कर देता हूँ, और भाई घुमा के दे के लात मारता और कहता है क्योंकि आज तो एक क्रू का हेड बनने वाला है इसलिए मैं तेरे को माफ। और भाई इसकी आंख बंद हो रही है, ये मर तो नहीं जाएगा, क्या चक्कर है। और गन कहता है अबे क्या ही चीज है ये, तेरे पास बस इतना ही दम है क्या। और इतने में ये एकदम से शॉक होता है और ये देखता है डैनियल पार्क के मुंह से धुआं निकल रहा है, और डैनियल पार्क खड़ा हो जाता है अपनी काली आग करके, इतना मुझे आज तक कभी नहीं आया, कितना मजा आ रहा है। और ये भाई सब फाड़ देता है और कहता है गू से लास्ट टाइम फाइट करी थी तब मजा आया था और अभी तक कभी नहीं आया। और फिर इस चीज को वापस रीफ्रेज करके कहता है नहीं नहीं, मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं देखा जब से मैंने उस जीनियस से फाइट करी थी। जीनियस मतलब ये डैनियल पार्क के नीचे पड़ा हुआ है गन पार्क, और गन जेरी क्वॉन इन दोनों को लिटरली बाल से पकड़ के लेके आ चुका है, जबकि भाई हमें पता है कि इस बंदे के पास तो बाल है नहीं। जेरी क्वॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैक ली की बात कर रहा हूँ, उसके बाल भी नहीं थे। और यहाँ पर ये दोनों बकवास कर रहे हैं, ये दोनों सोचते हैं कि भाई ये बंदा बात नहीं कर सकता। तो डैनियल कहते हैं अरे क्या मैं इंटरप्रेट करूँ, मतलब मैं समझाऊँ, शायद कुछ हो पाए, ऐसा कुछ करूँ। तो वो कहता है बकवास क्यों कर रहा है, पिटना चाहता है क्या वापस। लेकिन इसको ये समझ आ जाता है कि ये जैस्मीन वगैरह का प्लान था, ये सब झूठ था। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम जैस्मीन अब वहाँ जाएगी तो नहीं जहाँ पे नहीं जाना चाहती। फिर यहाँ पहुँच के कहता है इनफ विद चिट चैट, और यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे हॉस्टल के मेंबर, रनअवे फैम, सारे कुत्ते कमीने सब लोग हैं। और हम दूर ही इमेज से देख सकते हैं एक बंदा खड़ा है, बाकी सारे लेटे पड़े हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों बैठते हैं और ये कहते हैं अबे वास्को भी लेटा हुआ है, विन भी लेटा हुआ है, जे भी लेटा हुआ है, क्या चक्कर है, सब पिट गए। लेकिन लोगन नहीं लेटा हुआ। ये बुद्धू पूरा का पूरा ठीक लग रहा है। फिर ये सोचते हैं अरे तो हमें बचाने आया ना, तो ये कहते हैं नहीं नहीं मैं तो खुद फंसा पड़ा हूँ। फिर जिनजंग इसे बोलता है अरे वाह जेक की स्वॉर्ड, तू तो बढ़िया काम करके आ गया। इतने में उसका गला पकड़ता है और कहता है जेक बॉस बोल। वो कहता है हाँ हाँ समझ गया, उतार उतार। फिर उसे उतार देता है। फिर हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे इन लोगों को हम मार देंगे, अब ये सारी चीजें। और लोग बताते हैं कि ये सारे लोग आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते ये इस पॉइंट पे पहुंच गए थे कि हमें इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिटरली एंड पॉइंट पे थे, इसलिए हम इनको बहुत आराम से घसीट के लिए आए। तो जैक कहता है भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये इसके ऊपर बैठा होता है, विन के ऊपर। ये MC पेस्टिसाइड वगैरह करके है, विन का मित्र है एक तरीके से। ये कहता है कि तूने सुना नहीं क्या ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना क्या क्या हुआ। जब मैंने शर्ट उतारी उस टाइम पे ये लोग गिर चुके थे, मतलब मेरी इतनी गंदी बेइज्जती होगी, मैं तो सोचा लड़ूंगा और वहां पे मैं ऐसे ही नंगा खड़ा हो गया। बहुत एम्बैरेसमेंट था। और दूसरे में ये बताते हैं ये बंदा एक तो लोगनली बैठ चुका है और वो 140 148 1480 वगैरह गिन रहा होता है। और हॉस्टल वाले ये दोनों अंकल कहते हैं कि ये दोनों लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही इसने जे को धोखा दिया तो ये भाई आ गया मेरे साथ, चुपचाप आ गया। तो वो कहते हैं इस बंदे ने धोखा दिया जैक को। फिर जेरी उससे पूछता है तो प्लान क्या है बेटा तेरा, क्या करना चाहता है। तो ये बताता है ओली आएगा और इन सबको एक्सटर्मिनेट कर देगा, इसलिए हम ओली का वेट करेंगे। और यहाँ पर ये बंदे से बात करने लग जाता है कि तो ये है तेरे सियोल के लोग हैं, तेरे को इन्होंने बैकस्टेप कर दिया। अरे यार कितना अजीब चीज। और विंजन यहाँ पे हंस रहा होता है। तो ये कहता है अबे कितना नाटक करता है, तू उठा हुआ है ना कब से, हंस क्या रहे हैं, कब से नाटक कर रहा है, मरने का बकवास कर रहा है। इतने में कहता है कर रहा हूँ तो क्या हो गया, बढ़िया प्लान था ना, हम लोगों को तुमने गैस लाइट किया, हमें अलग किया, हम एक दूसरे से लड़वा दिया और हमें पीठ पीछे हमारे अटैक कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर ये बंदा उसे उठाता है और दे के जमीन पे मारता है और कहता है मैं मेरा चश्मा तो पहनूं, कौन है ये, बिग डैडी है, ये कौन सा एक्सटर्मिनेशन करेगा, कोई माउंटेन है क्या, किंग है क्या, क्या है वो, फालतू बकवास कर रहे हो, चूहे की लींडी हो तुम सारे बकवास लोग। और ये कहता है ये सारे के सारे घर से भागे हुए लुच्चे लफंगे एक साथ रेडी हो गए तो तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मार लोगे, पागलो, तुम्हें तोड़ देंगे हम बुरी तरह। और फिर पीछे से ये लोग कहते हैं अरे बिग डैडी नहीं आ रहा, तब तक हम थोड़ा बहुत मजा कर लें। फिर वो सारे लोग इस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन विन यहाँ पे अटैक करे उससे पहले ये कहते हैं कि अरे यार मेरी एनर्जी खत्म हो गई। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि वास्को उनको पंच मार देता है और वास्को कहता है कि हमारा प्लान था, एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम हॉस्टल हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाएं। विंजन कहता है भाई क्या कह रहे हैं, कोई प्लान नहीं था हमारा। और फिर भाई ये जैक और डैनियल भी लड़ रहे हैं, विन और वो भी लड़ रहे हैं, सारे के सारे लड़ रहे हैं। और जैक कह रहे होते हैं अरे तेरे पैर तो ठीक है ना डैनियल, वो मेरा इतना गंदा पंच पड़ा था तेरे। तो ये कहते हैं अरे हाँ यार हमारी लड़ाई हुई थी, मैं तो भूल ही गया।
तो जैक कहता है ये आदमी हमेशा ऐसे क्यों करता है। और यहाँ पर जे भी खड़ा हो चुका है, वो भी तगड़ा लड़ रहा है और सब लोग कहते हैं अबे जय तो ठीक है, तू प्रिटेंड कर रहा था। जय ऑब्वियसली किसी और को नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ डैनियल को सुनाई दे रहा है। ये कह रहा होता है हाँ मैं प्रिटेंड कर रहा था। और ये प्लान था लोगन ली का। ये कहता है कि मैं ना एक्टिंग करूंगा कि मैंने तेरे को मार दिया और फिर हम आराम से चले जाएंगे और मेरे को सिर्फ 30 मिनट चाहिए ताकि मैं रिकवर हो जाऊं। फिर ये बंदा 30 मिनट मतलब इसने 1080 800 जो भी गिना था ना, वो रिकवरी के लिए गिन रहा था। और उसके बाद रिकवर होने के बाद कहता है पूरी पावर आ गई। फिर ये सबको तोड़ने लगता है और ये सारा का सारा इन दोनों का प्लान था। उसके बाद इसको टाइम मिला, टाइम मिलने के बाद ये आराम से यहाँ पे आया, फिर ये गिन रहा था। अब यहाँ पे लोगन ली कहता है यार मैं ये सब चीजें नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो ठीक है छोड़ो, उस बंदे ने मेरा पूरा स्टेमिना खत्म करवा दिया था और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और ये लोग कहते हैं हाँ इन केस हमें लग रहा था कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हमारे पास एक बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे चक्कर में ये बहुत अच्छा काम हो गया कि हम एक साथ वूफी और गुफी हो गए हैं। अब हम एक साथ तुम्हें मारेंगे। और ये सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं और सारे ऐसे लग रहे हैं इनको कुछ हुआ ही नहीं है भाई, बिल्कुल नॉर्मली खड़े हैं ये। तो जिन जैंग कहता है बे ठीक है चलो देख लेते हैं कब तक खड़े रहोगे। फिर इनकी फाइट होती है बहुत बुरी तरह और ये लोग लड़े जा रहे हैं। बेशक कितने ही अच्छे फाइटर हो, लेकिन जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो जाएंगी तो क्या ही कर लेगा। अब ये कहते हैं वास्को वी आर आउट नंबर्ड यार, हम लोगों को कहते हम कैसे लड़ें। तो वास्को कहता है कोई दिक्कत नहीं, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? अरे वो आ रहा है, जेस आ रहा है, जेस आने वाला है थोड़ी देर में। और यहाँ पर जेस भाई अपना लवी डवी चल रहा है रनअवे फैम के साथ। उसका मुंह तो देखो क्या टर्की लग रहा है, ये खुश हो रहा था। और फिर इसके पास फोन वगैरह आ रहा होता है, लेकिन ये मना कर रहा होता है कि नहीं उठाना। और यहाँ से ये बर्न नकल्स का बंदा ये कह रहा होता है वास्को जा चुका है, करे तो करे क्या। तो ये कहते हैं वास्को ये कैसा आदमी है, वो क्या करता रहता है, हम क्या करें, हम जाए या नहीं है। फिर ये सारे लोग भी निकलेंगे, लेकिन ये कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मेरे टाके भिड़ा रखे हैं, टेंशन मत ले। और यहाँ पर चौहान सेओंग आ चुका है और ये कहता है कि मैं लड़ूंगा, लेकिन मेरे को दिखना तो चाहिए कुछ डेंजरस है, अभी तो सब नॉर्मल लग रहा है, आराम से लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं। और ये बंदा लड़ने के लिए खड़ा हो ही रहा होता है, इतने में वेरन आता है और सबको दड़ मारता है और कहता है 1083 मैचेस, 1079 विन्स एंड 4 डिफीट्स। मेरे को लगता है आज मैं 1200 तो पूरे कर ही लूंगा विन के अंदर। और फिर इसके साथ आ जाता है लड़ने के लिए जेरी क्वॉन और वो उसे पंच मारता है। और ये दोनों कहते हैं अरे वाह बहुत साल हो गए ना, लेकिन तूने गार्ड करना सीख लिया। और दोनों के दोनों गार्ड कर रहे हैं, जबकि पहले दोनों ही नहीं करते थे। और लोगों के बीच में अब अफवाह चल गई कि ये बड़ा एच कौन है, ये बिग डैडी कौन है, ये क्या है ये। लेकिन ये कहते हैं बिहेव करो, ये इम्पोस्टर है। लेकिन यहाँ पर आ जाता है एलाई चंग और ये बंदा एक छोटे बच्चे को लाके कहता है और ये कहता है भाई बहुत गुस्सा आ रहा है। अब ये दोनों भी शौक है उसे देख के कि ये पक्का ये तो हॉस्टल का बिग डैडी है। जिन जैंग भी शौक हो जाता है और यहाँ पे ये सारे लोग भी शौक हैं एक तरीके से। और ये कहता है तो मैं आज इस आदमी से सच में भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना गुस्सा मैंने इलाई को कभी नहीं देखा इसकी जिंदगी में, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा। इलाई कहता है ओली वैंग को लेकर आओ, बोल दिया ना, लेकर आओ। और यहाँ पर हम वो सीन देखते हैं जब इलाई जंग के पास एक बच्चा आता है और उसने इसको सीजर मार दी थी। तो उसके बाद ये पूछता है कौन ये, किसने ऑर्डर दिया। तो ये कहता है मिस्टर कारपेंटर ने आपको मारने के लिए बोला है। तो ये कहते हैं मिस्टर कारपेंटर कौन है। तो ये कहते हैं मेरे पापा है, वो मेरे डैडी हैं। फिर ये उसे समझाता है बेटा ये करने की जरूरत नहीं है, कारपेंटर सच में तेरे पापा नहीं है। तो ये भाई पकड़ता है और कहता है, रोने लगता है और वो कहता है कि एक बाप अपने बेटे को कभी भी कोई हथियार नहीं पकड़ा, और वो बुरी तरह रोता है। और एलाई कहता है मैंने ही इस चीज को स्टार्ट किया था, मैंने इस चीज को क्रिएट किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये बंदा उस स्टिक से तड़ातड़ तोड़े जा रहा है। और ये बंदा भाई बहुत गंदा मार रहा होता है सबको, बहुत ही गंदा, जो देख के बहुत मजा आता है। और सबके फट चुके हैं उसे देख के। ये कहते हैं ये क्या है, और ये कहता है क्या घूर रहे हो लिटिल बिच, कम ऑन लेट्स जस्ट गेट दिस ओवर विद। और फिर सब लोगों को पता चल जाता है कि यही वो बंदा है जो कुछ साल पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में चला गया था छोड़ के, लेकिन ये ही मेन बिग डैडी है। मतलब जो मेन इस ऑर्गेनाइजिंग टीम का जो मेन हेड है वो यही है। और एलाई जंग का जो ओरा था ना भाई, था क्या था, बहुत गदर था। ये बोलता है हाँ अगर मैं हूँ बिग डैडी तो क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खिलोगे। ओ भाई गदर गदर गदर। और यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं कि कैसे ब्लॉक करना सीख गए, लेकिन ये लड़े जा रहे हैं। और ये एक दूसरे का हाथ मतलब एक हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं हम ऐसे ही करेंगे। वॉरेन कहता है कि पिछली बार जैसा नहीं रहने वाला, इस बार मैं बदल चुका हूँ। तो ये कहता है यार ये तो बहुत गलत बात है। ये बोलता है कि तू अच्छा होने के बावजूद हॉस्टल में है, मेरे को तो लगता है तेरे को है ना बिग डील के अंदर होना चाहिए था। क्या हम स्टार्ट करें। और इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। इतने में एकदम से जिन जैंग उसे रोक देता है और कहता है ओए अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ से जा सकता है। तो जेरी कहता है अरे मेरी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए तो मेरे को लेके आया था, क्या चक्कर है, अरे तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो कहता है मेरे वर्ड्स मतलब जेक किम के वर्ड, समझ आ गया, यहाँ से जाओ, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और ये कहता है चलो ठीक है, अगर जेक ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। और जाते टाइम भाई जिन जैंग कहता है अरे वाह छोरे तेरा टाट पे तेल मच दूंगा, भाग जा तुम, चल पार। और ये आके भाई वॉरेन से बात कर ही रहा होता है, इतने में वॉरेन मुंह बना के उसका मुंह तोड़ देता है और कहता है मेरे को तेरे जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, दूर हो जाओ। और फिर ये सबको कहता है तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, क्या तेल थोड़ी लगाऊंगा, आ जाओ चुपचाप।
तुम्हारा अंकल आ गया। और फिर यहाँ पर सेठ ली ये बंदा वास्को को मार रहा होता है और कह रहा होता है मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी वास्को से, रियल वास्को से। जो पिछली बार मेरा था वो वास्को नहीं था, वो तो बहुत ही कुछ भयंकर आदमी था, लेकिन तू भी कुछ मॉन्स्टर टाइप है नहीं। और ये भी खुश हो रहा होता है कि आज मैं तेरे जैसे मॉन्स्टर को तोड़ दूंगा, मजा आएगा। वास्को कहता है मेरे पास आ, तो ये कहता है क्या हो गया। फिर वो उसको दौड़ाके से लात मारता और कहता है अभी मैं श्योर करता हूँ, मैं तेरे को अच्छे से दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर ये कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा किसी बैड बॉय से हारने से अच्छा तो। और यहाँ पर ये बंदा भी कह रहा होता है, इस बंदे को कोकेशिन कराटे आता है थोड़ा बहुत। और जैक कह रहा होता है कि आजकल क्या हो गया, सब लोग यही सीखते रहते हैं, चक्कर क्या है। फिर ये बोलता है कि हम ट्रेन में लड़ नहीं पाए थे ना, इसलिए हम लड़ेंगे। ये वही बंदा है जो ट्रेन में वहां पे ऐसे लेट जाता था, जो देखा हो याद हो, नहीं देखा तो पिछली वीडियो या फिर पिछले से पिछली वीडियो प्लीज चेक करो। और ये बंदा जैक ली बॉक्सर है, इस बंदे के मुंह से खून आ रहा है, लेकिन ये भी पूरी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैक इस हालत में भी इसको तोड़ रहा होता है और ये कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटे, तू तो फिर भी बटेगा मेरे से। और ये कहता है अब कुछ भी हो जाए क्योकेशिन कराटे वाले से तो मेरे को नहीं हारना, ना ही मैं हारूंगा। और उधर लोगन ली और जे भी बढ़िया लड़ रहे होते हैं। और ये बंदा कह रहा होता है अगर कोई तेरे से बात करे तो बात किया करना जे, क्या चक्कर है। और एकदम से पीछे मुड़ के उसे कहता है बात करना, तो ये कहता है हाँ हाँ बोलना लोगन। और ये और कोई नहीं होता, ये वो जो लॉयल्टी वाले दो ब्रदर्स थे ना वो थे। तो वो डिस्गाइज बना के आए हुए थे और वो लोगन को मारते हैं, ट्राई तो यही करते हैं लेकिन भाग जाते हैं। फिर ये सोचते हैं क्यों ना हम इस पतले से लड़के को मारें, और आके उस पर अटैक कर ही रहे होते हैं। इतने में जे उसको बचा लेता है। भाई साहब ये भी अजीब ही है। लेकिन जे खुश हो जाता है डैनियल को देख के और वो कहता है अरे यार कम से कम तो ठीक तो है। लेकिन हम देखते हैं भाई जे के सर से ना इतना गंदी तरह खून आ रहा होता है। तो डैनियल कहता है सबके सब लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब मुझे ही संभालना पड़ेगा। फिर ये बंदा आगे बढ़ता है और कहता है मैं संभालूंगा। इतने में हॉस्टल वाले ये दोनों कहते हैं मैं बहुत इंप्रेस्ड हैं भाई हम लोग तो, लेकिन तुम लोग फाइट हारोगे चाहे कुछ भी हो जाए। और अगले सीन में कोई तो आ रहा है भाई गाना गुना गाते गुते, और उस बंदे ने लिटरली वास्को और जैक ली को बहुत गंदा तोड़ा है। ये ओली वैंग है जिसने इन दोनों को तोड़ दिया, इनके बाल पकड़ के खींच रहा है और ये कहता है डैडी आ गया है तुम्हारा। और इलाई जंग उसे देख के गुस्सा होता है, लेकिन ये बंदा बुरी तरह रोने लग जाता है कि इलाई जंग कितना टाइम बाद मिला, मुझे अच्छा लग रहा है तुझे देख के। और भाई ओली वैंग इतना छुछुंदर है, ये सीधा जैक ली को ऐसे हवा में फेंक देता है, लेकिन उसको वॉरेन पकड़ लेता है। और यहाँ पे पीछे वास्को भी होता है। और अब जब वॉरेन उसे देखता है तो वो कहता है तुझे पता है कि मेरी मॉम ने भी मुझे बहुत मारा था, तू यार बंदा ही खराब है। तुझे पता है मैं तुम लोगों से जब मिला था बहुत खुश था, लेकिन जब इलाई गया था तो जितना मैं उसे याद करता था ना उतना ही मैं तेरे को भी याद करता था, क्योंकि काश मैं तेरे को मार दूं ये सोच में हर टाइम। और ये ओली कह रहा होता है अरे यार तू क्यों रुक क्यों नहीं रहा, तू रुक क्यों छोड़ रहा है, तू छोड़ क्यों रहा है, अबे तू ये वर्ड्स क्यों छोड़ रहा है, मेरे का सर दर्द हो गया तेरा, एक बात सही से नहीं बोल रहा। और वो उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर भाई ये बताता है कि मैं ना इलाई जंग को उतना ही मिस करता था जितना तू करता था, और उतना ही मैं तेरे को भी मिस करता था, क्योंकि मैं तेरे को जान से मारना चाहता था और उसको बहुत गंदा मारता है। और यहाँ बताते हैं कि 3 साल पहले गैंगडोंग का माइटी वॉरेन शाय अकेला खड़ा था सैली पार्क के हॉस्टल को बचाने के लिए। ये बंदा सबसे लड़ता था, अनएजुकेटेड था, इसको मैथ्स नहीं आती थी, अंडर एजुकेटेड था, इसको लिटरेचर नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था, उसने कुछ नहीं सीखा। लेकिन उसने जो सीखा वो था सिर्फ लड़ाई और मार्शल आर्ट्स। और वो भी कोई इसने पर्टिकुलरली मार्शल आर्ट सीखा नहीं, इसके बस एक्सपीरियंस के साथ 1000 फाइट करके इस बंदे को इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि इसे पता था कि कहाँ कब कैसे मारना है। उसे पता था कि टेम्पल में मारो, फिल्ट्रम पे मारो, या फिर पिट ऑफ द स्टमक में मारो, टेस्टिकल्स मारो, टॉप ऑफ द फुट मारो, लोअर एब्डोमेन में मारो, रिब्स में मारो। इन सब में जब मारते हैं तो उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। उसे पूरा का पूरा ज्ञान था कि किसको कहाँ मारना है। और ये बंदा सबको जल्दी इसलिए मारता था क्योंकि ये चाहता था कि जब भी सैली आए तो उसे ये ना लगे कि यहाँ फाइट चल रही थी, ये सब चल रहा था, और जब सैली आती है तो ये खुश होता है। लेकिन ये बंदा ओली वैंग को गंदा ही तोड़ रहा होता है, बट ये बंदा कोई पेन फील ही नहीं कर रहा होता। लिटरली ओली वैंग इज लाइक मारता रहे, मैं तो दर्द ही नहीं होता मेरे को तो। और ये भाई इतना गंदा मारता है, हम इसकी भूतिया शक्ल देखते हैं। वो कहता है रुक जा। और वॉरेन बताता है कि मुझे पता था हमेशा से इस बंदे को कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, किसी चीज का इमोशन इसे फील नहीं हुआ, इसको कभी दर्द होता ही नहीं है। क्या अजीब आदमी है ये बंदा, बेकार है, और उसको मारे जा रहा है। और ओली कहता है सीधा गट पंचेस मार रहा है, बहुत सांस भी नहीं आ रही, कुत्ता कमीना कैसा आदमी है तू। लेकिन ये कहता है वियर्डो कितना अजीब है। और इतने में हम देखते हैं ओली वैंग सीधा उसके मुंह में हाथ दे के जोर से मार देता है उसको दीवार में देख के। लेकिन वॉरेन कहता है अबे बैठर्ड ले, और जोर से चबा जाता है उसकी उंगलियों को। और वो कहता है तुझे क्या लगता है तू ऐसे रहेगा, अगर मुझे पता होता तू इतना वीक है तो मैं तेरे को बहुत जल्दी मार देता, हॉस्टल बी को और जल्दी ले लेता मैं। लेकिन ये बंदा एक दर्द भी फील नहीं कर सकता, और यहाँ पे एनाल्जेसिया लिखा हुआ है। और फिर ये लोग बताते हैं कि ओली वैंग कैसे टॉप पे आया। तो ओली वैंग वो बंदा था जो गन पार्क की हार्ड ट्रेनिंग को भी सर्वाइव कर चुका था, जो जिस ट्रेनिंग में भी लिटरली
लिटरली इलाई जंग को मौत आ रही थी, उस ट्रेनिंग को सर्वाइव कर चुका था। और यहाँ पर गन कह रहा होता है तेरे को सच में कोई पेन वगैरह फील नहीं होता, क्योंकि इस बंदे को कोई पेन फील ही नहीं होता। तो भाई गन कहता है तेरे को मैं तोड़ूंगा और सिखाऊंगा, जो भी मैं सिखा दूंगा। और ये कह रहा होता है मेरे को स्टिमुलेशन चाहिए, मेरे को पेन फील करना होता था, लेकिन मैं इसी चक्कर में उसको मिस भी करता था। जो इकलौता इंसान था जिसने मेरे को एक बार डराया था वो था एलाई जंग। और ये बंदा वही वाला सीन दिखाते हैं जब इसकी फटी पड़ी थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मार मत दियो। और ओली कह रहा होता है अबे तू किस बात का वॉरेन शाह है गैंगडोंग का, जब तू मेरे को डरा ही नहीं सकता बे फुल्लू, मेरे रास्ते से हट जा, मुझे एलाई जंग को देखना है। इतने में जोर से चिल्लाता है क्या मैं ये कुछ कहे उससे पहले। और नैरेटर कहता है कि वॉरेन शाह इतने सालों के एक्सपीरियंस फाइट के साथ अनकॉन्शियसली एक मार्शल आर्ट को मास्टर करता आया है जिसका नाम है। वॉरेन शाह को उस मार्शल आर्ट का नेम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वॉरेन कह रहा होता है अबे टेंशन मत ले, मुझे हजारों बार पता है कि कैसे पिटना और कैसे उठना है, तेरे से ज्यादा फाइट कर दी है मैंने, और इस मार्शल आर्ट का नाम है जीत कुंदो। और फिर यहाँ पे इलाई आता है और कहता है मेरा काम खत्म हो गया है वॉरेन, तू रुक जा, मैं संभाल लेता हूँ इसके आगे, रुक जा तू रुक जा। और ये भाई रो देता है, इलाई को देख के ही रो देता है। और वो कह रहा होता है तुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम बोला था मुझे बहुत कुछ दिखाना है तुझे, देख हेलो कर इस हॉस्टल के प्राउड प्रोडक्शन को। और यहाँ पर ये दोनों शौक हो जाते हैं देख के कि इस बंदे ने इतने सारे इलाई जंग बना दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये सारे बच्चे बहुत खूंखार, बहुत ट्रोमा से बीते हुए हैं, लेकिन ये सारे लोग कभी भी इलाई जंग नहीं बन पाए। और इलाई जंग अब बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा, लेकिन इन सारे बच्चों ने उसको यूं पकड़ रखा है कि बस पूछो मत, और वो उसको अटैक भी नहीं कर पा रहा है उस पे। और ओली वैंग इन दोनों को कह देता है कि भाई मेरे को जरा है ना इनसे प्राइवेटली बात करनी है, तो प्लीज जाकर जरा इन्हें संभाल ले। फिर वो उस पे अटैक कर देते हैं। और यहाँ जिन जंग भी कह रहा होता है हॉस्टल विदाउट अ डाउट इज द वर्स्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक फैक्ट है। और यहाँ पर लड़ाई चले जा रही है, इलाई जंग कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ये दोनों पिट रहे हैं, डैनियल पिट रहा है। इससे भाई ये तो पता चल गया है कि डैनियल मे बी ही हैज दैट परफेक्ट बॉडी, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कोई इसे नहीं मार सकता। मतलब ये साउथ की मूवी नहीं है, ये बॉलीवुड की मूवी है, जो पुरानी वाली होती थी ना वो जिसमें पिटते थे फिर पीटते थे, और इसमें तो अभी पीटेगा भी नहीं, पता नहीं कब पीटेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं एकदम से जिनजैंग के हाथ से सिगरेट गिर जाती है, वो शौक है। और यहाँ पर जोहान से आता है और वो कहता है कि मुझे इस पचड़े में पढ़ना तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक भाई एक मित्र है जिसके चित्तर मारूंगा मैं, क्योंकि उसने मेरे को एक बार बचाया था गन पार्क से, जितना मुझे याद है। और ये जैक ली की बात कर रहा होता है। यहाँ पर वॉरेन शाह लगा पड़ा है भाई साहब, उसके कभी टाट पे, कभी फीट पे, कभी फुट पे, कभी टीथ पे, कभी टूथ पे, कभी भाई हर एक जगह मारे जा रहे हैं जहां जहां पॉसिबली उसको लग सकती थी, दर्द हो सकता था, लेकिन ये बंदा नहीं गिर रहा। वो कह रहा होता है मैंने हंड्रेड्स ऑफ फाइट जीती है, लेकिन ये बंदा क्यों नहीं पट रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना जीतने के अलावा, तो मेरे को जीतना तो है, तो मैं गिरने तो नहीं वाला हूँ। और यहाँ पर भाई डैनियल पार्क और ये नीचे पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये बंदे भी कह रहे हैं कि ये दोनों भी नीचे पड़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको हमने गिरा दिया है, सब सेट चल रहा है। और वेरिन कहता है तो मैं एक डम था, कहना तो यही चाहता था, लेकिन वो कहता है तो डम ओली कहता है क्या। इतने में हम देखते हैं ये कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं कि भाई साहब कैसे मेरे को स्ट्रॉन्ग एडवांटेज ओवर अदर्स मिली है, ये सब चीजें। और यहाँ पर ये बंदा खड़ा हो रखा था वास्को, और वो अपना गोल्डन वाला मंगोल पहन रहा है, और वो कह रहा होता है, वॉरेन कह रहा होता है कि मैं आज इस जगह पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरे पास है ग्रिट, मतलब एक क्या कह सकते हैं ग्रिट। और फिर यहाँ पर खड़ा हो जाता है वास्को, और वो कहता है तो मैंने सुना तेरे बारे में कि तूने बच्चों के साथ क्या किया है, तो बुली करता है वीक लोगों को और मैनिपुलेट करता है बच्चों को क्राइम करने के लिए। मैं इस चीज को कभी भी रुक के नहीं देखूंगा, तेरे जैसे आदमी के पास तो कभी भी नहीं। माय मास्टर वंस टॉट मी अ सीक्रेट वेपन टू यूज। और ये बंदा खड़ा हो जाता है और ये कहता है मैं यहाँ मरना चाहूंगा तुम लोगों से हारने से बेहतर। इतने में सेतली आके उसके बुरी तरह लात मार देता है, और ये बंदा वहीं गिर जाता है। और ये कहता है फालतू बैठ चल, ऐसे ये बकवास करता है तो कुछ नहीं कर सकता तेरी एग्जॉस्टेड बॉडी के साथ। और वास्को कह रहा होता है मैं बताता हूँ करूंगा, कुछ तो करूंगा, ऐसी तैसी तो मैं कर दूंगा। और ये दोनों एक दूसरे को मुक्का मार ही रहे होते हैं, इतने में पीछे से एक बंदा आके उसे मार देता है। और यहाँ पर आ चुके हैं बर्न नकल्स के सारे लोग, वो सॉरी वगैरह कह रहे हैं, बट जेस रनअवे वाली लड़की को लेके और उन सबको लेके आ चुका है। और वो वास्को को उठा के ले जाता है और कहता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे पता है कि कितना सब होना है, लेकिन मैंने डिपेंड किया था जोहान सियोंग पे, लेकिन वो बंदा शायद आया नहीं, शायद मेरी गलती थी, मेरे को नहीं आना चाहिए था। और ये इतना कॉन्फिडेंट होता है इन सारी चीजों को बोलते हुए, ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है, वो बिग डैडी ओली वैंग है, चलो ठीक है। यहाँ पर कुछ फेमिलियर फेस भी है। और ये हॉस्टल वाले इन दोनों बंदों की बात कर रहा होता है, वो कह रहा होता है कोई दिक्कत नहीं, हमने उसे पहले भी हराया है, मैंने उसे पहले भी हराया है, मैं उसको हरा दूंगा। और इतने में जैसे ही ये आता है आगे, यहाँ पे हॉस्टल वाले उसको तोड़ने लग जाते हैं और वो कहते हैं डिलीजन ब्रो, डिलीजन, ये तेरा डिलीजन है ना, ये वही था, क्योंकि तूने नहीं हराया था इसको हराया था जोहान सियोंग ने इन दोनों को। जोहान सियोंग के सामने इनकी फटती है, तेरे सामने नहीं, तुम तो अभी कहीं भी स्टैंड नहीं करते। और भाई लिटरली हम देखते हैं कि वो लोग उसे पूरी तरह मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर
पर हमें ये बताते हैं कि जैसे वॉरेन चाय ने हॉस्टल बी को हमेशा से संभाले हुए, सालों से संभाला हुआ है, वैसे ही हॉस्टल ए को इन दोनों ने संभाला हुआ है भाई। और ये दोनों एक क्रू के हेड जितने पावरफुल हैं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हम पिट जाएंगे। और यहाँ पे जेक किम कह रहा होता है कि अगर तुम लोगों की पावर एक क्रू के हेड जितनी नहीं है तो भूल जाओ कि तुम उनसे जीत सकते हो, कोई चांस ही नहीं है। और ये दोनों सब लोगों को तोड़ रहे होते हैं। और भाई अब जे स्पार्क की टूट चुकी है, तो ही टूट चुकी है। वो कह रहा है अब मुझे समझ आ गया कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें क्रू के आसपास भी नहीं है, हमारा लेवल कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता। और यहाँ पर कुछ लोग बात करते हुए आता है कि अरे तूने देखा ये क्या चल रहा है, वो बंदा वो इस चीज का इंचार्ज है और वो वाला बंदा वो डिफेंस इंचार्ज है। मेरे हिसाब से भाई एंशिएंट हिस्ट्री है, क्या चल रहा है, चलो आ जाते हैं। और यहाँ पर आ चुके हैं द रियल मॉन्स्टर, हॉस्टल के रियल अंकल, रियल एग्जीक्यूटिव्स। और ये लोग कहते हैं अरे यार चलो आ ही जाते हैं। और ये और कोई नहीं है, ये जो हॉस्टल बी का जो बिजनेस था त्योकबुक्की वाला, उसमें वो जो खाना वाना बनाते थे ये वही लोग है, वही अंकल है। ये सारे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कैसे कोई लोग हमें फेक कर रहे हैं बे। ये खड़े हो चुके हैं और अब लड़ाई होने वाली है तगड़ी। और एलाई को अभी तक पता नहीं था, लेकिन ये देख के खुश हो जाता है और वो कहते हैं कि अरे वाह ये आ गया। और जिन जंग के हाथ से वापस सिगरेट छूट जाती, सिगरेट छूट जाती है और वो कहता है अबे यार ये क्या हो गया। और ये बंदा बुरी तरह रोने लग जाता है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ, डेरेक और मैक्स मिल गए तुम मुझे। और यहाँ पे सैली आके कहती है मैं इन दोनों को परेशान तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये इसने ओली वैंग ने ना बहुत दिक्कत कर दी है। ओली वैंग तेरे चाटा पड़ेंगे, पता है, तू बहुत बेकार हरकतें कर रहे हैं। और ये दोनों खुश हो रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं अच्छा यही है क्या वो दोनों जो हरा सकते हैं हमें, हाँ ये तो ओरिजिनल वर्जन है ना हमारा। और ये दोनों लग नहीं रहे होते हैं, लेकिन ये जैसे बाल बुल खड़े करते हैं ये कहते हैं हाँ ठीक है। और इतने में हम देखते हैं जोहान सियोंग यहाँ से निकल रहा होता है और कह रहा होता है अब यहाँ पे मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास इनका खुद का जोहान सियोंग है। क्योंकि गन पार्क ने ये चीज बोली थी कि कैसे एक हॉस्टल के पास ये दोनों मिला के जोहान सियोंग जितनी पावर है। मुझे नहीं लगता जोहान सियोंग जितनी पावर अभी इनके पास होगी, क्योंकि वो 3 साल पहले की बात थी, बट जो भी ये देखते हैं। बट ये दोनों भाई उन नकली वालों को बहुत गंदा मार रहे होते हैं। नकली वाला असली वाले से पिट रहा है और असली वाला नकली वाले को मारे जा रहा है बहुत गंदा, इतना गंदा कि ये दोनों कहीं स्टैंड नहीं करते और पिट जाते हैं। और वो कहता है, ओली कहता है अरे वाह मुझे लग ही रहा था सच होगा, ये मजा आ गया तुम्हें देख के, मैं खुश हो गया, हमारा हॉस्टल साथ हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ पे एलाई खड़ा होता है और एलाई को इन दोनों ने खड़ा किया और ये सब कह रहे होते हैं ये क्या किया उस बंदे ने। और फिर यहाँ पे ये लोग कहते हैं आखिरकार हमारा हॉस्टल भी कंप्लीट हुआ। और मुझे लगता है सैली कहती है फिर कि इन लोगों ने हमें नीचे नजरों से देखा है, तो क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर ये लोग खड़े होते हैं और यहाँ ओली वैंग कहते हैं अबे यार क्या मैं कभी वहां पर था, इनके साथ कभी था ना, मैं तब था और ना मैं अब हूँ, मैं कभी इन लोगों के साथ देता। और अगले सीन में हम देखते हैं विन जिन अपने उन साथियों से लड़ रहा होता है, इन दोनों की लड़ाई चल रही है और ये बंदा यही कह रहा होता है कि अबे तुझे मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं मार दूंगा तेरे को। और ये पास्ट की बातें याद कर रहे होते हैं, लेकिन व्यंजन कह रहा होता है अरे इग्नोर द पास्ट ब्रो, और तू है कौन बात करने वाला है जो मैरी किम से डर डर के हमेशा भाग जाता है, तू इतने गिल्ट में रहता है, कभी तू उसे सॉरी नहीं बोल पाया। और ये बंदा उसे उठा के फेंक देता है, लेकिन विन कह रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी देख लूंगा। और वो कह रहा होता है मैं तेरे को मारने नहीं आया हूँ जब तक लड़के नहीं आने वाले वो सारे। ठीक है अच्छा वो आए नहीं है, मतलब ठीक है मैं मार देता हूँ इतनी देर में तुझे। और ये बुरी तरह लड़ रहे हैं भाई एक दूसरे को, लात जुद कुंदो पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, कूडो हर एक चीज यूज कर रहे हैं। और यहाँ जिन जंग कह रहा होता है कि आज मैं विटनेस कर रहा हूँ फुल फॉर्मेशन ऑफ हॉस्टल, ओरिजिनल हॉस्टल। और यहाँ पे ये दोनों लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सारे बच्चे रास्ता ही नहीं छोड़ रहे होते। ओली वैंग इन सबको बीच में खड़ा करके बैठे और ये कह रहा होता है कि तुम्हारे पापा को ये लोग मारने आए हैं तो कुछ तो करो बच्चों, इनको खत्म कर दो, जान से मार दो, ही इज द डेविल, ठीक है मारो। और ये सारे बच्चे उन्हें मारने वाले होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अरे यार इन बच्चों से लड़ाई करे तो करे कैसे यार, अब क्या करें, इन बच्चों के सहारे हमें पिटना पड़ेगा, ये क्या चक्कर है। इतने में आवाज आती है अबे ये क्या है। और यहाँ लोगन ली सब बच्चों को कुचल कुचल के, यार मतलब सॉरी हंसी तो नहीं आनी चाहिए, बट सबको मारते हुए कह रहा होता है अबे चलो निकलो यहाँ से, हटो दूर हो जाओ मेरे से, ये कैसे माँ का दूध नहीं पियागा तुम लोगों ने, भागो यहाँ से मेरे से दूर हो। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को जोई की फोटो मिल गई, मैं घर जा रहा हूँ, अब हटा ऐसी तेजी कराओ सब, ये छोटे छोटे बच्चे, अबे ये गेम जैसा लग रहा है, मजा तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चल मैं मार देता हूँ। और इनको समझ आता है कि हाँ इनके पास भी एक डेविल है, जे हाई के अंदर भी एक डेविल है। और ये बंदा सब बच्चों को उड़ा उड़ के चला जाता है और सारे बच्चे भाग रहे हैं। और जिन जंग कह रहा होता है अब मैं समझ सकता हूँ इंडिविजुअल टैलेंट ऑफ इन चारों बंदों का, मतलब इसे बिग डील का पता है, जेक का पता है, इसका पता है, उसका पता है, अब इलाई जंग का भी पता चल जाएगा। और वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे पता है कि सारे के सारे हॉस्टल वाले में से सब में बहुत ज्यादा दम है, क्रू हेड में बहुत दम है, लेकिन
लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो देखने में मजा आएगा वो है ओली वैंग की स्ट्रेंथ देखने में। आहा, वो मस्त बंदा है। और यहाँ हम पास्ट का सीन देखते हैं जब गन कह रहा होता है तेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, तेरे को मैं क्यों सिखाऊं। और गन बहुत सेक्सी लगता है एज ऑलवेज। भाई तेरे को ना कैंसर हो जाएगा, तेरे को मैं बता रहा हूँ। अमर हम है, तुम नहीं। एक्चुअली तुम ही हो भैया अमर, गन पाक अमर है, हम थोड़ी हैं भाई। और ये कह रहा होता है अगर इलाई जंग ने ये चीज स्टार्ट नहीं होती ना मैं तेरे को चांस भी नहीं देता, लेकिन चलो ठीक है, मेरे को लगता है तू कुछ तो करेगा, मैं तेरे को सिखा दूंगा। और ये बंदा जब उसको मारता है तो वो कहता है अबे मैंने काउंटलेस गाइस को टेस्ट किया है, लेकिन कभी भी मैंने तेरे जैसा बंदा नहीं देखा जिसको मतलब 0% टैलेंट है तेरे अंदर, लेकिन ना ही तेरे को दर्द होता है ना ही कुछ और। बढ़िया बंदा है, मजेदार तो तू है, चाहे कुछ भी बोल, मैं तेरे को सिखाऊंगा। तुझे पता है एक मीडियोकर की बॉडी जो होती है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि मैं किसी को भी एक मॉन्स्टर बना सकता हूँ। मेरा नाम गन पाक है। और गन बोल रहा होता है कि तेरे को बहुत मिजरेबल फील हुआ होगा कि तेरे पास कोई पेन फील नहीं होता, ये सारी चीजें, लेकिन तुझे मैं बता देता हूँ ये एक टैलेंट है तेरा। और ये बंदा सबको तोड़े जा रहा है बहुत गंदा। फिर हम देखते हैं ये दोनों इसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं अगर तू थोड़ा सा भी हिला तेरे शोल्डर को तोड़ देंगे। तो वो कहता है कैसे, ऐसे तोड़ दोगे। और ये बंदा कहता है यूं करके आगे निकल जाता है और कहता है इनको तो मैं रीएडजस्ट कर लूंगा, ये तो कोई थ्रेट भी नहीं। और फिर ये बंदा इन दोनों को बुरी तरह मारता है और ये कहता है तुम अपने दोस्त के बिहाफ पे लड़ रहे हो, अबे ये क्या कोई, ये बोलता है ये कोई हैरी पॉटर सीरीज चल रही है क्या, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं इन फालतू बातों में, चलो अभी खत्म करते हैं इस लड़ाई को। और ये फिर उन सबको मार देता है। ये कह रहा होता है एक रियल विलन के साथ ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए तुम लोगों को। और फिर हम वो सीन देखते हैं जब गन ने इसे बोला था कि मैं तेरे को एक राइट बॉडी टाइप के हिसाब से राइट मार्शल आर्ट सिखाने वाला हूँ, लेकिन ये कहता है कि तू कह रहा है कि तुझे कुछ और सीखना है, आर यू श्योर ना, मेरी एडवाइस के खिलाफ सीखना चाहता है तू ये चीज, तू श्योर है ना, तो रिग्रेट नहीं करेगा इस चीज को। और ये कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। और उसके बाद इसने नई चीज सीखी थी और फेक वर्जन ऑफ इलाई जंग बन गया था। और ये कह रहा होता है तो तुम डेरेक और मैक्स, तुम जोहान सियोंग हो हॉस्टल के, मुझे लगता है ये भी वही चीज कहता है, मुझे लगता है तुम जोहान सियोंग हो लेकिन 3 साल पहले वाले लग रहे हो, तुम बढ़िया नहीं हो जाता। फिर ये उन दोनों को बुरी तरह मार रहा होता है। इतने में वोरन आता है और उसको दे के मुक्का मार देता है और वो जाके गिर जाता है। और ये कहता है तो एग्जॉस्ट नहीं हुआ क्या अभी तक, लेकिन ये कहता है मैं एग्जॉस्ट नहीं होने वाला, तेरे को तो मार के खड़ा हूँ। और वो बंदा खड़ा हो रहा होता है और जिनजैंग कह रहा होता है कितना अजीब फूल है रे ये आदमी। ये बताता है ओली वैंग मतलब हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पड़ा रहा कि उसे इलाई चाहिए, ये सब हरकतें करता रहा, लेकिन इस बंदे ने कभी भी अपने हॉस्टल के काम को कभी भी छोड़ा नहीं। ये बंदा जस्टिन और पिंक के साथ मिलके अपने रनवे फैम को चलाता रहा बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। बेशक इस बंदे के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी इस बंदे ने कभी भी कोई हरकत ज्यादा की नहीं। ये बंदा अपने मेन अटैक्स को हमेशा छुपा के रखता था, फालतू हरकतें नहीं करता था। अगर वो बंदा सीरियस इंटेंट के साथ कभी लड़ाई करने आता तो जो 4 मेजर क्रूज थे वो कब के एक हो चुके होते। ये जिनजैंग कह रहा होता है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। और यहाँ पर ये लड़ने के लिए रेडी बैठा है, लेकिन हम देखते हैं कि वोरन जा उससे लड़ना चाहता है। इतने में यहाँ पे इलाई आता है और वो कहता है बेटा अब तू थोड़ा साइड हो जा, मैं यहाँ पे थोड़ा लड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे लड़ूंगा, लेकिन उसको जाल से मार दूंगा। और यहाँ पर जिनजैंग का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान कंप्लीट हो जाता है कि डिवाइडिंग पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन इस बंदे ने कर दिया भाई, खत्म कर दिया। अब ये लड़वाएगा बिड़वाएगा, कोई ना कोई तो मरेगा। या तो ये लड़के इलाई जंग में बन जाएंगे या फिर ये लड़के बन जाएगा ओली वैंग का ग्रुप। और ये सारी बातें चल ही रही होती है, ये बंदा ओरा के अंदर चल के आ ही रहा होता है। इतने में इसके सामने एक बस आती है और वो उसे कर देती है ठाक टिकी, और ये बंदा दूर जाके पड़ा हुआ। और यहाँ पर हम देखते हैं एकदम से आ गया जेम्स और वो आके हंस रहा होता है कि अरे जब भी मैं कोई पॉइंट देखता हूँ ना तो कनेक्ट करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। फिर हम देखते हैं जिनजैंग अपने घर पे बैठ के वो जो पूरा प्लान बना रहा था तब ये सारी चीजें सोच रहा था और ये छुपा चुप्स वगैरह चूस रहा होता है। उसके बाद ये सोच रहा होता है सारी चीजें बढ़िया तरीके से चलेगी, इलाई जंग वर्सेस ये सब जो भी है सब कुछ चला गया, बट यहाँ पर एक बंदा बचा हुआ है, उसको कैसे खत्म करो। और यहाँ पर जेम्स कह रहा होता है देखो तो इसको सारी लॉलीपॉप खुद ही चूस जाएगा, हम कहाँ है पागल, ये भाई देखो देख 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 ये कितना गंदा आदमी है। और जिनजैंग सोच रहा होता है ये बंदा कितना यूजलेस है, इसको कुछ भी नहीं करना होता। और इतने में पता नहीं जेम्स को क्या होता है, वो कहता है अरे मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है, तू यही कहना चाहता है कि ये वाली लॉलीपॉप रिप्रेजेंट करती है ओली वैंग को, तो ये शौक हो जाता है क्या, तुझे कैसे समझ आया। और फिर ये वो लॉलीपॉप खींच लेता है और जेम्स कहता है अरे मुझे सब पता है, तू पीठ पीछे खंजर घोंपना चाहता है ना ओली वैंग के। तो वो कहता है कैसी बात कर रहा है, हम पार्टनर से हमें तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये कहता है चप पर है, चल चल मुझे मत पागल बना, ठीक है तू इतना भी स्मार्ट नहीं है जूनियर जैंग। तो वो कहता है यार मेरा नाम भी नहीं पता तुझे, लेकिन चल ठीक है अगर तुझे पता है। इतने में जेम्स कहता है चल मेरे से हाथ मिला ले, मैं तेरी मदद कर दूंगा। और हम दोनों अलाइज बन जाते हैं। और जिनजैंग कहता है अगर वो बंदा मुझे पहले अप्रोच नहीं करता ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती, क्या पता शायद ओली वैंग की जगह आज मैं होता, यहाँ पे नीचे मैं पड़ा होता। जिनजैंग जेम्स से पूछता है कि भाई लेकिन तू क्यों उसको बिट्रे करना चाहता है। तो ये कहता है पता नहीं क्या बंदा है वो, अजीब सा, मेरे को हमेशा नीचे मुंह की तरह देखता है, मेरे को हमेशा गाड़ी चलवाता रहता है, मैं क्या हूँ उसके लिए, मैं
पागल हूँ क्या, फालतू मेरे को ऐसे डाउन देखता रहता है। मैं नहीं, हाँ मैं उसको मारूंगा तो सही। फिर ये कहता है कि मैं उसको देख लूंगा, उसके बाद तू संभाल लियो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं किसी और चीज के पीछे हूँ। और यहाँ जिनजंग कह रहा होता है मैं तुम्हें मेरे मास्टरपीस के बारे में बताने वाला हूँ। और जेस कहता है बेटा थोड़ा साइड हो जाओ, कुछ भी हो सकता है, मेरे को इसकी बातें सुननी तो नहीं है, लेकिन ये बंदा बहुत खराब है, ये बंदा किसी के भी पीठ पीछे खंजर घोंप सकता है, इस पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। यहाँ पे जेस कह रहा होता है कि तू नहीं, एक तो भाई साहब पहले जोहान सियोंग के पीठ पीछे खंजर घोपा, अब तू सीधा ओली वैंग के भी घोप रहा है। मैं बताऊं तेरे साथ ये सारे के सारे लोग खड़े होने नहीं वाले हैं क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हॉस्टल के अंदर हॉस्टल को भी धोखा दे दिया तूने, तू बहुत गलत आदमी है। और ये बंदा कह रहा होता है कि अब जाके मेरी पूरी पिक्चर कंप्लीट हुई, मेरी बिग पिक्चर, द फर्स्ट स्टेप ऑफ माय बिग पिक्चर। जो पहला स्टेप था वो था सीड्यूस जेस पाग, और इतने में ये बंदी उसको जोर से भाई डंडा मार देती है। एकला चलो रे कर दिया इसने तो, धोखा दे दिया। और ये बंदी सिर्फ और सिर्फ इस बंदे को पागल बनाने आई थी, डिस्ट्रैक्ट करने आई थी। और ये बंदी और कोई नहीं है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। और ये उस टाइम से इसकी गर्लफ्रेंड है जब गॉड डॉग था, जबकि इस बंदी को वास्को ने भी इसके साथ बैठे हुए देख रखा है, लेकिन वो भी नहीं पहचाना। और अब ये बंदा कैंडी खाना छोड़ देता है और उसके ऊपर फेंक देता है। और अभी से समझ आता है कि ये लड़की कैंडी इसे क्यों दे रही थी। पहली चीज, कैंडी सिगरेट से भी ज्यादा महंगी है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कैंडी नहीं है, वो थोड़ी सी मतलब तुम समझो हीरोइन भी है उसमें। तो वो लड़की कहती है फालतू बात करता है, तुझे लगता है ट्रेन में कुछ भी रोमांस वगैरह हो सकता है। वो जो तेरे साइड में सीट थी ना, वो शुरू से ही खाली थी, गेक्को से खाली थी। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को लगा था अब गए क्योंकि जोहान सियोंग ने पकड़ लिया था। और जोहान सियोंग 3 साल से उसे जानता है, उस लड़की को उसने देख रखा है। तो हम सोचे कि जोहान सियोंग ने पकड़ लिया, वो समझ जाएगा। लेकिन ये बंदा भाई बहुत आराम से, ये नहीं समझता, ये कुछ भी नहीं समझता, वो बंदा आराम से छोड़ देता है। वो कहता है जा रही। जिनजंग बताता है कि जोहान सियोंग अपने से छोटे किसी भी इंसान को याद ही नहीं रखता, वो भूल गया। और तुम सोच रहे हो कि क्या मेरे को सच में इतनी आगे बढ़ के ये सारा काम करने की जरूरत है कि अपनी बंदी को ये सब, अरे तुम चुप रहो। यहाँ ये दुनिया ऐसी चलती है, ऐसा ही करना पड़ता है। और इस लड़की ने एच वाला टैटू लगा रखा था, वो भी हीना से बना रखा था, नकली था पूरा। और ये बताता है जितना टाइम तुम लोग रोमांटिक हो रहे थे उतना टाइम मैं अपना काम कर रहा था, और सिर्फ तू ही मेरा सबसे पहला स्टेप था। अगर फेल होता ना तो दिक्कत हो जाती। लेकिन थैंक यू सो मच जेस पाग, तू इतना डिस्ट्रैक्ट रहा इस चक्कर में, आज मैं जे हाई को स्प्लिट कर पाया और अपने मकसद को अचीव कर पाया। तो ये कह रहा होता है सच में तेरे को ये करने की जरूरत पड़ी, अपनी बंदी को भेजने की पड़ी जरूरत। तो ये कहता है बे क्या, मैंने कुछ नहीं बेचा, कौन मेरी गर्लफ्रेंड, तो टेंशन क्यों ले रहा है, हॉस्टल ब्रांच किया है, तुझे पता ही नहीं है क्या कुछ, अरे चल चल चल। इतने में हम देखते हैं सेतली इन लोगों को मार देता है और ये बंदा नीचे खड़ा होता है और ये कहता है कि मैं बहुत टाइम बाद आपके पास आया हूँ बॉस। अब इसकी स्टोरी ये है कि ये बंदा के हाउस का है, मतलब गॉड डॉग से पहले जो हाउस था वो था जिनजैंग के अंडर वर्क करता था, गैंगडोंग के अंदर। और जैसे ही जोहान सियोंग आया था उसके बाद इसको वहां से भेजना पड़ा। तो ये सबको कह देता है कि सियोल से जाओ, सियोल के बाहर से जाओ। मुझे लगा था कि सेठली को बोला था गन पाकने की सियोल के बाहर जाके एक ग्रुप बनाना है, लेकिन वो जिनजैंग ने बोला था। और ये बंदा बहुत रो रहा था और ये इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों को सर्वाइव करना था और कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था। ये बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार हम वापस साथ हो चुके हैं और इनका क्रू वापस बन चुका है। और जो इसका जो थर्ड पार्ट था बिग पिक्चर का वो था द रिजरेक्शन ऑफ के हाउस। इसका मतलब है कि वो अपने के हाउस को वापस एस्टेब्लिश करना चाहता था। गॉड डॉग को खत्म कर दिया, हॉस्टल को खत्म कर दिया और वापस इसका के हाउस बन चुका है। अरे वाह भाई, क्या खेला इस बंदे ने, क्या खेला है। और इसी के साथ इसने सारे के सारे वो जो बिग डील के पुराने ओल्ड बॉयज थे उन सबको भी भुला लिया था। मतलब ये सारे के सारे लोग के पॉप में होना चाहते थे, कोई भी गॉड डॉग के नीचे वर्क नहीं करना चाहता था। गॉड डॉग मतलब जोहान सियोंग के नीचे नहीं। और ये सारे लोग बड़े खुश थे जिनजैंग के नीचे काम कर। ये हमें बताते हैं कि कैसे इसने जेरी कॉन को भेज दिया था क्योंकि उसको इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ये बंदा कहता है कि अब हमारा ना ही बिग डील में कोई काम है ना ही हॉस्टल में, इसलिए अब हम जाएंगे वर्कर्स की टीम के पास गैंग नाम के अंदर, वहां जाके मस्त अपनी ऐसी कराएंगे। और यहाँ पर वॉरेन कहता है अब मैं तेरे को बताता हूँ तूने क्या कर दिया। तू है ना शुरू से मेरे दिमाग में चढ़ रहा था, तेरे को मैं आज जिंदा मार दूंगा। तेरे को मैं बताता हूँ कि मैं हॉस्टल का अंकल क्यों कहलाता हूँ। इतने में वो कहता है बे छोड़ रहे तो मेरे को क्या कहेगा, पहले वो देख जो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर ओली वैंग और एलाई जंग गायब हो चुके हैं और फिर बाद में वो बोलता है कि तुझे वहां जाना चाहिए। तो वॉरेन शाय कहता है अब जाना ही पड़ेगा। और ये लोग वहीं पहुंच चुके हैं जहां से ये पूरी की पूरी चीज स्टार्ट हुई थी, इसलिए वॉरेन शाय भी पीछे पीछे भाग जाता है। तो ये उससे पूछते हैं क्या ऐसे ठीक है उसका भेजना। तो वो कहता है हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ ओली वैंग को एक लास्ट फेवर ग्रांट किया है। फिर ये हमें पास का सीन बताता है जब ये बंदा बात कर रहा होता है बिग प्लान के कंप्लीट होने की। इतने में ओली वैंग पीछे से कहता है कि बेटा मुझे सब पता है क्या करना चाहता है क्या नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को जो चाहिए ले ले, ग्रुप हॉस्टल जो सब चाहिए ऐश कर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को एक लास्ट फेवर लेना है तेरे से, वो ये है कि मेरे को एक बार एलाई जंग से अकेले में मिलना है। और हम देखते हैं ये बंदा लाइब्रेरी जला के बैठा है और यहाँ पर वेट कर रहा है एलाई का। और एलाई यहाँ पे आता है और ये बंदा भाई क्या लग रहा होता है,
फिर एलाई कहता है ओली हम लोगों को कभी मिलना ही नहीं चाहिए था, यहीं पर हम इस चीज को खत्म कर देंगे। और ये पहनता है ये और ये कहता है तुझे पता है कि मेरे को जो चाहिए होता है मुझे वो आखिरकार मिल ही जाता है भाई साहब भाई। अब यहाँ पर ये सारे लोग आते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर हॉस्टल के बिग डैडी दोनों के दोनों यहाँ पर हैं, अंदर हैं उस रूम के अंदर, तो हम चलते हैं, हम हराते हैं एलाई जंग को, और जब हम उसको हरा देंगे तो ओली वैंग हमें शायद अंकल वाली पोस्ट दिलवा दे, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ये लोग जब अंदर जा रहे होते हैं यहाँ पर वेरेन खड़ा होता है और वेरेन बस एक ही चीज सोच रहा है कि कैसे कैसे ओली ने सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ और सिर्फ कुछ मोमेंट्स पाने के लिए एलाई जंग के साथ, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनमें से किसी को भी आगे तो जाने दूंगा नहीं। फिर ये लोग जैसे आ रहे होते हैं सबको तोड़ के कहता है और कहता है कि ये हमारी स्टोरी है, हमने शुरू करी थी, हम खत्म करेंगे, यहाँ से तुम पलटी हो लो कल्टी हो लो निकल लो, और किसी ने अगर ट्राई किया यहाँ से आगे बढ़ने की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, आज मैं बता रहा हूँ। ये भी काफी गुस्सा होता है। ओली बताता है कि कैसे उन सारी चेन्स में वो जकड़ा हुआ था, कोई फ्रीडम नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई, ये करो वो करो, उसकी मर्जी के खिलाफ मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं, मेरे सारे के सारे फिक्स्ड स्केड्यूल के अंदर कोई भी बुक ऐसी नहीं थी जो मेरे को सिखा दे कि कैसे रेबेलियस होना है। इसलिए मैंने गॉड से हर रोज प्रे किया कि काश काश ऐसा कुछ हो कि मेरे मम्मी पापा खुद चले जाए। और ये बंदा भाई अपने नस नस भी काटता है, सारी चीजें करता है। मैंने अपने आप को मारने की भी कोशिश की लेकिन गॉड मेरे को मारना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने पता नहीं क्या किया, मेरी लाइफ को ऐसा बना दिया। और यहाँ पे आया मेरा नया गॉड जिसका नाम था एलाई जंग, जहाँ पे मैं बहुत खुश, फ्रीडम मिली, मुझे खुशी मिली, सब मिला, मैं खुश हो गया। और अभी तक सिर्फ मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि कैसे तू आएगा और मैं तुझे मिलूंगा एलाई जंग। और ये बंदा पूरी तरह रो रहा होता है कि क्यों तू छोड़ के गया एलाई जंग, क्यों छोड़ के गया। और एलाई उसे मारे पे मारे जा रहा है बिना कुछ सोचे, और ये बंदा उसका बाल पकड़ता है और ये उसको छोड़ ही नहीं रहा है, बहुत गंदा मार रहा है, दरवाजे में दे दे के, फ्रिज में दे दे के मारे जा रहा है भाई। लेकिन एलाई भी कम नहीं है, वो अपने डंडे से बच जाता है और फिर वो एक सीडी प्लेयर उठाता है और सीधा उसके मुंह में देख के भाई बहुत बुरी तरह मार रहा है जेन्युइनली। और ये बंदा सीधा कोका कोला उसके मुंह में देता है और फिर उसे तोड़ रहा है, और ये दोनों इतना गंदा लड़ रहे हैं बस पूछो मत। फिर एलाई उस कोक को पकड़ के पी रहा होता है और कह रहा होता है देख लेते हैं, और ये बंदा भी उस कोक को अपने सर पे डाल रहा है और कहता है देख ही लेते हैं। और ये बताता है कि मैं भी वहां पे था, मैं भी तुम्हारी फैमिली का पार्ट था, मैं भी अपने घर से भागा हुआ था लेकिन तुम लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया। और एलाई अभी भी वही बोलता है जो उसने तब बोला था कि तेरे पास एक फैमिली थी जहां तू वापस जा सकता है। और ओली गायब हो जाता है और वो कहता है 10 तक गिन, और बुरी तरह मारता है भाई जेन्युइनली, वो बहुत गंदी तरह मारे पे मारे जा रहा है, उड़ उड़ के मार रहा है। वो कहता है 10 तक गिन, मैंने कहा ना ओली तेरे को ढूंढ देगा, काउंट टू 10 ओली इज गोना फाइंड यू, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। और हम वही सीन देखते हैं जहां पर भाई हमने वो देखा था ना एलाई कैसे इसे मार रहा था, वही सेम सीन इसने रिक्रिएट कर दिया और ओली इसे बहुत गंदा तोड़ चुका है। और ये कहता है मैं तेरे को ऐसे ही मैं खेलना चाहता था। फिर हम सीन देखते हैं गन पार्क वाला, जहां पर गन पार्क उसे बहुत गंदा तोड़ के कहता है कि चल बहुत हो गया, लेकिन ये कहता है अरे क्यों, मैं और लड़ सकता हूँ मैं। तो ये कहता है तुझे सच में जानना है। फिर गन बताता है कि तेरी जो बॉडी है ना वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, तू कोई पेन फील नहीं कर सकता लेकिन तू अपनी लिमिट्स पे तो रीच हो ही जाता है। दैट मीन्स अगर मैंने और ज्यादा मारा तो तू मर जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। मैंने इतने साल तेरे को सिखाया, इतना इन्वेस्ट किया और एकदम से मैं तेरे को मार दूं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं अपने स्टूडेंट को वेस्ट नहीं आने दूंगा। ओली गन से पूछता है तो एलाई ने तेरे को ये वाला स्कार दिया था, तो एलाई क्या सच में किसी वेपन के साथ इंडिस्ट्रक्टिबल है? वो कहता है हाँ वो है, एक्चुअली है, इनविंसिबल है मेरे हिसाब से तो, लेकिन अभी तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो टेंशन मत ले तू। और ओली चिल्ला रहा होता है कि ऑब्जेक्टिवली तू मेरे से कभी नहीं जीत सकता, तू मेरे से कभी भी नहीं जीत सकता। और ये उसका मुंह पकड़ के ऐसे हंसाते हुए कह रहे उसने तेरे को सिर्फ कुछ महीने सिखाया था लेकिन मेरे को सालों साल सिखा दिया, अब तेरे पास कुछ खोने के लिए तो तेरे को उसने इतना वीक कर दिया। एलाई जंग कब से टूल्स यूज करने लग गया, ये एलाई जंग नहीं है। कैसी अजीब सी फीलिंग है। और ये भाई रो रहा होता है और कह रहा होता है ये कैसी अजीब सी फीलिंग है, मैं मेरे रोल मॉडल के सामने जीत चुका हूँ लेकिन ये बंदा एलाई जंग नहीं है। और ये बंदा बहुत एम्प्टी फील कर रहा था अपने अंदर। और वापस वही सीन आ जाता है जब वो कह रहा होता है अच्छा तो वो स्ट्रॉन्ग है, इनविंसिबल है। और गन कह रहा होता है इस चक्कर में मैंने उसको एक टूल दे दिया एज अ वेपन। तुझे ये जो स्कार दिख रहा है ना, ये चीज लिटरली उसने किसी टूल से नहीं की थी, ये चीज उसने की थी लिटरली क्योंकि वो एक एनिमल है, वो जो पैदा हुआ था तब से एक एनिमल है, कोई भी टूल्स उसमें फिट नहीं होते। वो बंदा एक जानवर है, जैसे ही उसका पट्टा तुम खोल दोगे वो पागल हो जाएगा। और जैसे ही वो पागल हुआ, यहाँ पर एलाई खड़ा हो चुका है, उसने अपनी स्टिक को छोड़ दिया और यहाँ पर बात चल रही होती है कि अगर एलाई ने अपनी टूल मतलब अपनी लीश को खोल दिया, अपने पट्टे को खोल दिया। ये एक बहुत ही ब्रीफ मोमेंट था लेकिन और हम देखते हैं भाई वो पास्ट के मोमेंट जब इसने गन को भी मारा था, ऐसे ही मारा था। एलाई ने लिटरली ओवर पावर कर लिया था गन को भाई साहब।
क्या बात है यार, मजा आ रहा है सुन के। और यहाँ पर ओली वैंग खुश हो रहा होता है कि हाँ ये ठीक है, यही रियल डील है, अब मजा आएगा ना, अब लड़िए असली इलाई चंग है। अरे बाप रे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर गन पता है लिटरली अपने पंच से सब कुछ तोड़ रहा होता है और गू कह रहा होता है क्या आज का क्या पागल आदमी है रे, तेरी पूरी बॉडी पे कैसे स्कार है, कैसी स्टिफ सी बॉडी है, टाइट टाइट सी। एक इंसान की बॉडी सॉफ्ट थी, नरम सी, प्यारी थी, हल्की सी होनी चाहिए, तो कैसा अजीब सा आदमी है। गन कहता है बे चुप रहे ना। फिर ये उससे पूछ रहा होता है तो तुझे इलाई चंग मिल गया, लेकिन ये कहता है नहीं मिला। फिर गू पूछता है तो तू उसको इतना ढूंढने में पागल क्यों रखा है, ऐसा क्या है क्या उसमें। तो गन कहता है क्या है उसमें, सच बताऊं तो मैं लाइक करता हूँ उसमें एक चीज बस, और वो है उसकी वाइल्डनेस। और ये सुनते ही भाई ओली वैंग को वो चटाचट मार रहा था। और ये बताता है कि पता है 3 साल से, गन बताता है कि 3 साल हो चुके हैं इलाई चंग को गए हुए, और उसके बाद लगभग मैंने काउंटलेस लोगों के साथ टेस्टिंग की है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्या कोई अच्छा हो सकता है, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी मुझे वैसा मिला नहीं। सारे के सारे लोग मुझे टैलेंटेड मिले, हाईली स्किल्ड मिले, लेकिन कोई भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मतलब फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म का बाप। ऐसा कोई जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो ओवर पावर कर दे अपने टीचर को, यार भाई साहब वो, इसलिए मैं फेवरेटिज्म करता हूँ और इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और ये बंदा भाई ओली वैंग को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। वो बीस्ट बन चुका है, एक ऐसा बीस्ट जो कभी नहीं रुक सकता, और वो तब तक नहीं रुक सकता जब तक वो अपने प्रे को ना मार दे। और ये बंदा लिटरली उसको हर तरीके से पाड़ देता है। उसका खून लिटरली ऐसे टैप में से, मतलब जैसे पाइप में छेद होता है तो ऐसे पिचकारी से नहीं निकलती, वैसे निकल रहा होता है। और यहाँ भाई जोर से चिल्ला रहा होता है कि ये मैं तेरे को पीसेस में काट दूंगा, अ बीस्ट विद रो इंस्टिंक्ट्स। और इसके बाद में ये बंदा कह रहा होता है, गन कह रहा होता है कि जब तक मैं अपने सेंसेस में आया था मुझे तब समझ आया कि जो भी मैंने इसे सिखाया है, मेरी जो भी टेक्निक्स थी, जो भी था, उन सब चीजों ने सिर्फ इसके बीस्टनेस को, मतलब उसमें फ्यूल भरा है और कुछ नहीं किया। ये बंदा बहुत बीस्टी हो गया, बहुत वाइल्ड हो गया। और ये बंदा ओली वैंग को बहुत गंदा तोड़ रहा होता है। जेन्युइनली इतना गंदी फाइट मैंने अभी तक पूरी सीरीज में नहीं देखी। ये बुरी तरह मारे जा रहा है, उसको जमीन पे हल्क की तरह दे के मार रहा है। और गन बताता है कि उस बंदे के पास बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो जान से मार दे, लेकिन वो उसी टाइम नहीं मारता, वो आराम से खेलता है, फाड़ता है, फाड़ के अलग करता है, अलग करने के बाद उसके फिर खेलता है, फिर उसे मारता है। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो इसके लिए बहुत वियर्ड हो जाएगा एक वेपन को यूज करना, क्योंकि कोई भी बीस्ट इस दुनिया के ऊपर, इस दुनिया के अंदर वेपन को यूज नहीं करता। तो इसलिए मुझे आज समझ आया कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है और गन पाक इसको ढूंढने में क्यों लगा पड़ा है। और दूसरी चीज, डैनियल पाक का हाथ इसने इतने आराम से रोका कैसे था उस टाइम पे। अब यहाँ पर ओली वैंग के साथ हॉस्टल वाले, मतलब पहले का सीन देखते हैं। ये बंदा कुछ खा रहा है और ये लोग पूछ रहे होते हैं हॉस्टल वाले कि भगवान आप एक बात बताओ, आप इस बंदे को इतना पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहे हो, मतलब हमें पता है कि वो आपकी पुरानी फैमिली थी, आप उसे मिस करते हो, ये सारी चीज है, लेकिन अब हम है ना आपकी फैमिली, मतलब हाँ हमें पता है ये चीज, हम उसकी रिप्लेसमेंट है उन सब की, लेकिन फिर भी हम है तो सही। फिर पता चलता है ये बंदा भाई दवाइयाँ ठूस रहा है और ये कह रहा होता है अरे यार क्या कहना क्या चाहते हो। तो ये बता, अरे यार हम भी आपकी फैमिली है ना, अगर आप कुछ बताओगे नहीं, मतलब हम तो जानना चाहते हैं कि आप हमें कुछ बता दो। फिर ये खड़ा होता है और कहता है जस्टिन और चक मेरी बात सुनो, और भाई दवाइयाँ देखो कितनी सारी खा रहा है। फिर ये बताता है ये बंदा बचपन से ही फेशियल एक्सप्रेशन बनाना सीखता था, क्योंकि ये बंदा इमोशनली अब्यूज हो चुका था, इसके पास कोई इमोशंस नहीं थे, ये ना हंस पाता था ना रो पाता था, बस सीख रहा था। इसने जब पहली बार अपने बाप को मारा था, चोरी करी थी या कुछ भी गलत किया था, इसको ना फियर, ना गिल्टी, ना मोरालिटी, ना गिल्टी, ना गिल्ट, ना कॉन्साइंस, कुछ भी समझ नहीं आता था उसको, बस उसके दिमाग में था ना ही दिल में, मतलब बस उसको कुछ फील ही नहीं होता था अभी तक, जब तक उसने उस बच्चों को बना रखा है ये फालतू चीजें जो भी कर रहे हैं, अब तक भी उसको कुछ भी फील नहीं होता। लिटरली ही इज इमोशनलेस, और इसीलिए वो इलाई चंग को ढूंढ रहा है, क्योंकि वही एक अकेला बंदा था जो उसको डर महसूस कर पाया। लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, कोई डर है ही नहीं भाई। और यहाँ पर गन पार्क से कोई कह रहा होता है अरे ये इलाई चंग को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि वो वापस डर देखना चाहता है। ये तो बुलशिट है, एक ऐसा बीस्ट इस दुनिया के ऊपर जो डरेगा कुछ ऐसे एनिमल से जो उससे कमजोर है, अरे ये पागल है, कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता। फिर ये कह रहा होता है क्या चक्कर है, मैं डर क्यों नहीं रहा हूँ, कुछ फील क्यों नहीं हो रहा, क्या मैं तेरे से स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ इसलिए, क्या चक्कर है। फिर ये बंदा दवाई खा रहा होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता क्या था, ये क्या फीलिंग है। और यहाँ पर ये सारे लोग आते हैं, इतने में हम देखते हैं ये बंदा नीचे बैठा और ये सबको तोड़ के आगे जा रहा है, और ये बताता है कि जब मैं गन से ही नहीं डरा तो मैं तेरे से कैसे डरूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में सैली को मारने वाला होता है, कह रहा होता है मुझे आंसर तो बता दो, कोई क्या प्रॉब्लम है, कोई तो मुझे बता दो, ये इमोशन मैंने क्यों फील किया था इतने साल पहले, इस चीज को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या था। मैं बहुत सर्टीन हूँ कि कुछ इमोशन तो मैंने फील किया था और वो डर ही था, लेकिन क्यों था, क्या था, मैं अब क्यों नहीं डर रहा हूँ। तो सैली मुझे तू ही आंसर दे, तू बता। और वो उसको पंच मार ही रहा होता है भाई, सैली पाक को मार रहा होता है और कह रहा होता है तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना। इतने में वोरन वो पंच खा लेता है और उसकी आंख ढक लेता है और कहता है अपनी आंख बंद कर ले। और भाई सैली उसे रोक रही होती है और वोरन कह रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कि उसको मारा तूने। और यहाँ पर सैली चिल्ला रही होती है, इतने में
ओली कुछ याद करता है और वो हैदर को याद करता है, और हैदर को याद करते ही कहता है हाँ अब याद आया कि अरे मेरे पास एक फ्रेंड थी। और ये हैदर बात कर रही होती है कि अभी तू भी मेरी तरह लॉक डोर रखा है क्या, तेरे को भी पढ़ाते रहते हैं। हाँ चल छोड़ कोई नहीं, मैं तेरे साथ पढ़ूंगी, तेरी हेल्प करूंगी सब कुछ। और ये लोग बहुत पढ़ने लगे, काफ़ी अच्छा फील करते थे ये दोनों एक दूसरे के साथ। और एक दिन की बात है जब ये बंदी हैदर ओली से कह रही होती है, ओली मेरी बात सुन, जब भी हम शादी का मतलब हम दोनों नहीं, हम दोनों अलग अलग जब शादी करेंगे और जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो हम उनको वो सब करने देंगे जो हमें करने देना है। और ये उस टाइम पे खुश हुआ था और ये मतलब अच्छा फील भी कर रहा था। और इसी चीज की वजह से इन दोनों को एलाय जंग इतना पसंद भी आया था, क्योंकि इसके पास फ्रीडम थी। बट वो बंदा कभी समझ नहीं पाया कि हैदर उसे हमेशा ये क्यों कहती थी कि भाई क्राइम मत कर, क्यों उसे चेंज करना चाहती थी, और मेरे को ये सब चीजें रोकनी थी। और इसी चक्कर में मैंने ये कॉल किया था, तुम्हें पकड़वाया था, सब कुछ किया था। बेशक मेरा इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन हर एक चीज खराब हो गई थी जो मैं चाहता भी नहीं था। ये पूरी की पूरी चीज एक ट्रेजेडी थी और मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि वो सच में प्रेग्नेंट है। मेरे को नहीं पता था कि वो सच में प्रेग्नेंट है। और अब उसे याद आता है कि हाँ अब मुझे समझ आया कि मैं किस इमोशन के साथ रह गया। मेरे को अब वो इमोशन समझ आ रहा है। जब इलाय जंग मेरे को छोड़ के गया था, मैं सिर्फ एक चीज, एक डर महसूस कर पा रहा था, जो ये था कि वो बंदी हॉस्पिटल क्यों जा रही है जब वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो मेरे को पागल नहीं बना सकती, वो झूठ बोल रही होगी, क्या चक्कर है। और अब ये कहते हैं, अब मुझे समझ आ गया, जो इमोशन मैंने 3 साल पहले फील किया था वो डर नहीं था। मैं इलाय से नहीं डरा था, मेरे को ये था। और ये बंदा अपना सर फोड़ रहा है और ये कहता है कि भाई मेरे मैं कह रहा हूँ ये चीज, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। ये कहता है कि मैंने उसे मार दिया, और ये भाई अपना सर फोड़ रहा है और ये कहता है ये मेरा गिल्ट था हैदर की वजह से। और जो अभी तक मुझे समझ आया, ये कंसाइंस थी, मतलब मैंने और यार मतलब वो जो फ्रीडम थी, वो जो अच्छी खासी फ्रीडम थी, वो एलाई की वजह से इमोशन मैं फील नहीं कर पाया, वो हैदर की वजह से थी। हैदर की वजह से मेरे को डर लगा था। और वो कह रहा था तुम देख सकते हो ना, तुम देख सकते हो ना, मैं साइको नहीं हूँ, मैं साइको नहीं हूँ, मैं भी फील कर सकता हूँ मैं भी चीजें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे को कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है एक्सप्रेशंस को वापस। ओह भाई। और इतने में ओली छत पे चढ़ जाता है और ये कहता है अब टाइम आ गया है, शायद सब चीजों को सही कर दूं। और ये कहता है एलाय याना को सब करने देना जो वो करना चाहती है। और ये बोल के वो बंदा सीधा कूद जाता है और सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। और ये कहता है आई एम सॉरी, और बुरी तरह रो रहा होता है। और इसी के साथ द स्टोरी ऑफ हॉस्टल, जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी बिगिनिंग के साथ, वो खत्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये बंदा कह रहा होता है, सच बताऊं तो मुझे बहुत पहले से पता था कि मेरी बॉडी अब और नहीं सहन कर पाएगी, मेरी बॉडी लिमिट अपनी क्रॉस कर चुकी है। इवन दो डॉक्टर वगैरह ने भी इसे बोल दिया था कि उसकी बॉडी और फील नहीं कर सकती और जी भी नहीं पाएगी। और जो इसकी बीमारी है वो एनाल्जेसिक है। तो ये लोग है ना यंग एज में मर जाते हैं, इसलिए ये ठीक है कि मैं मर रहा हूँ, कैसे भी मर रहा हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि आज मैं खुद चूज कर रहा हूँ कि मुझे क्यों मरना है, आउट ऑफ माई ओन गिल्ट। इसलिए नहीं मर रहा हूँ कि मैं इलनेस की वजह से मरने वाला हूँ, बट इसलिए मर रहा हूँ क्योंकि मैं गिल्ट में हूँ, मैंने गलती करी थी और वो मुझे रियलाइज हो गई। बट इस चक्कर में मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ कि मैं जो मर रहा हूँ उसको अब ये सारे लोग एक एडमिशन ऑफ गिल्ट की तरह नहीं देखेंगे। मतलब ये लोग मानेंगे नहीं कि मैं एक गिल्ट के चक्कर में मर रहा हूँ, बट मर रहा हूँ। और फिर पास्ट के वो सारे सीन दिखाते हैं जब ओली वैंग ने सारे कांड किए थे, कब इसने कैसे ये एलाय जंग से मिला, उसके बाद में उसके पापा को इसने मारा, फिर ये चोरी करने गया, उसको खुशी हुई, ये रोया और ये कहता है कि मैं खुशी खुशी तेरे जैसा बन जाऊंगा, और ये बना भी। और उसके बाद में इसने गन पार्क से सबको बचाया, उसके बाद इसने अपना हॉस्टल बनाया, उसके बाद एलाय जंग जैसा बन गया। और ये कहता है अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेरे को वो मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये आखिरकार अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया, और इसको इसकी फ्रीडम मिल गई। और एकदम से आवाज आती है कि थम, गिर गया वो बंदा। ओली वैंग 18 years old fallen at hostel, वो बंदा मर चुका है। और इसी के साथ हॉस्टल की स्टोरी खत्म होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हॉस्टल के ये सारे अंकल कह रहे होते हैं कि इस बंदे को हमेशा इसने चेरिश किया वो सारे वर्ड्स जो एलाय जंग से इसने सुने थे। लेकिन इसने बोला था कि चाहे मिलियंस ऑफ डॉलर्स तुम्हारे पास हो जाए, तुम एक फैमिली बिल्ड नहीं कर पाओगे। और ये बंदा हमें अकेला छोड़ के जा चुका है, इसलिए ये सारे के सारे पैसे हम तुम्हारे आफ्टर लाइफ के लिए देना चाहते हैं। और सारे पैसे ये जला रहे होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पर इनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है और ये लोग कह रहे होते हैं अब हम एक फैमिली बन के रहेंगे। इतने में ये बंदा क्या करता है, ओली वैंग की वो जो राख होती है वो खाता है और कहता है नहीं, बिग डैडी ने बोला था कि एलाय जंग आर मेंट टू बी अलोन। और ये बंदा आगे चला जाता है। ओह भाई। और यहाँ पर जोहान सियोंग खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने पता नहीं मैं कैसे आ गया और मैं आज काले कपड़े भी पहन के आया हूँ। भाई साहब
और दूसरी तरफ बस के अंदर जैस्मीन भी अच्छा खासा सब बच्चों के लिए कपड़े वगैरह बनाती है और सबको कम से कम फ्री कर रही है। और यहाँ पर जेम्स भी है और फिर सारे बच्चे इनसे बात करते हैं। ये बंदा भी चुपचाप था, ज्यादा बात नहीं करता। इस बंदे ने कपड़े बनाए। फिर ये बच्चे इससे पूछते हैं मिस्टर हम कहाँ पे जा रहे हैं। इतने में ये कहता है, खुश होता है और कहता है कि अरे मैंने मेरा माइंड बना लिया, अब तुम लोग मुझे मिस्टर मत बुलाओ, आज से तुम बुलाओ मुझे बिग डैडी। और ये भाई साहब वो ये भी यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है। फिर हम देखते हैं जापान टोक्यो का सीन। यहाँ पर लोग बात कर रहे थे, ये बंदा यहाँ पर आ गया है, क्या चक्कर है, क्यों आया है। तो वो बताते हैं कि इसने बोला है यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेस करने आया है अपनी कंडोलेंसेस को, मतलब अपना ग्रेटिट्यूड। ओली वेंग मर गया है, वो जो करते हैं ना कि एक प्रेयर टाइप करने आते हैं, वो कर रहा है ये बंदा। और ये आकर यहाँ मतलब है बहुत बढ़िया बंदा ये, चाहे कुछ भी बोलो। ये आके यहाँ पर भाई हाथ जोड़ रहा होता है और ये कह रहा होता है वो पागल आदमी मेरी परमिशन के बिना मरा कैसे। और फिर ये सिगरेट जलाता है बाहर जाके और हम देखते हैं ये भाई व्हाइट गोस्ट के नाम से यहाँ पर वायरल हो रखा है और यहाँ पर सारे लोग इसके आगे सर झुका के बैठे हैं। ओ भाई साहब ये बंदा चार्ल्स रोय के नीचे काम कर कैसे रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये कह रहा होता है फेयरवेल ओली वेंग, ये जो दुनिया है ये पूरी की पूरी सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में है, इसलिए ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जेक किम वगैरह को भी ये पूरी चीज पता चल जाती है और जेक किम कहता है तो क्या फ्लावर्स वगैरह चढ़ाने चाहिए, लेकिन नहीं। उसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ये लोग एक सिगरेट जला के कहते हैं कि काश वो बंदा फ्री हो जाए, उसकी सोल फ्री हो जाए और वो बंदा रेस्ट इन पीस हो जाए। और अब एग्जैक्टली ये वाला सीन एक तरीके से खत्म होता है। और अगले सीन में जिन जैंग पता है कहीं बैठा होता है बार वगैरह में। यहाँ पर एक बंदा आता है और ये बंदा वर्कर्स का है। तो ये बंदा, अच्छा स्पॉइलर दे दिया क्या, सॉरी। तो ये बंदा जो भी है ये बंदा इसे कह रहा होता है तो आप कैसे स्टार्ट करने वाले और आप 6 लोगों ने पूरे हॉस्टल को अलट पलट कर दिया है। तो ये कहता है हाँ हम 6 लोगों ने अलट पलट कर दिया है हॉस्टल को, मतलब के हाउस ने। उसके बाद में ये पता नहीं क्या बात कर रहा होता है, जोर जोर से बोल रहा होता है, लेकिन ये जो साथ में बैठा है बैच लगा के ये कहता है थोड़ा तेज बोल रहे हो तुम। फिर ये फोन पे बात कराता है और ये बंदा लिटरली सर झुका के खड़ा हो जाता है। और अब स्टार्ट हो चुकी है द स्टोरी ऑफ गैंगनाम और यहाँ पर इसको एक गिफ्ट भी मिल चुका है जो है एक बैच। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरा का पूरा हॉस्टल भी आ चुका है और ये लोग हैदर जहाँ पे दफन हुई थी वहां पर आए और वहां पर उससे सॉरी वगैरह कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ओली अब तुम्हारे पास आ रहा है और ये सारी बातें चल रही होती है। और अब जाके पूरा रनवे फैम वगैरह को मतलब ये ट्राई करेंगे कि अच्छे से रहें और उन बच्चों को हेल्प करने के लिए ये अपने हॉस्टल को वापस रन करना चाहते हैं, मतलब काम शुरू करना चाहते हैं। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि बहुत अच्छा लगा तुम सबसे मिलके। और यहाँ पर इलाई जंग जाने की बात कर रहा होता है और कह रहे होते हैं कि हम जाएंगे। बट इतने में इन लोगों को सुनाई देता है कि इलाई जंग कह रहा है कि ये जो जगह है ना वो बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से एक घर के हिसाब से बहुत अच्छी है, इसलिए मैं और बॉयज यहाँ पर रहना चाहेंगे। और इस बंदे ने डिसाइड किया है कि अब ये हॉस्टल यहीं वापस स्टार्ट होएगा और ये सब अब खुशी खुशी हक कर रहे हैं। और वॉरेन कह रहा होता है ये पागल हो चुका है, एक ड्रीमी मूनलाइट वापस आ चुकी है, क्या चक्कर है। इतने में सैली कह रही होती है अरे वॉरेन पागल है क्या, तू बकवास मत कर। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग डरे पड़े और यहाँ पर व्हाइट गोस्ट शायद आ रहा है और वो कहता है तो तेरे जैसे अनाड़ी लोग सच में बहुत पास ही रहते हैं। मुझे लगता है कि आखिरकार कौन इमेजिन कर सकता था कि तू यहाँ रह सकता है और इसके हाथ में येना भी है। और ये गन पाक आता है और ये कहता है कि अरे यार 3 साल हो चुके हैं इस बात को इलाई जंग, तुझे क्या लगता है तू मेरे से पीछे छुड़ा लेगा, और तूने मेरे हॉस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है तो तेरी ऐसी तैसी तो मैं कर दूंगा। और यहाँ पर इलाई गुस्सा हो रहा होता है कि अपने हाथ येना से हटा, ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। और गन पाक कह रहा होता है कितनी प्यारी सी बच्ची है तेरी यार, ये लड़की उसी हैदर से हुई है ना, काफी क्यूट है, बहुत क्यूट है। और इसने लिटरली इलाई को भाई दबा रखा और ये कह रहा होता है कि कितनी फुलिश चीज है यार, मतलब तू थका पड़ा है, तेरी ऐसी तैसी हो रखी है, ओली को तू अभी लड़ के आया है और तुझे लगता है तू मेरे को हराएगा, क्या फालतू बात करता है। मेरी बात सुने इलाई जंग, ओली वेंग ने हमेशा तेरी ऐस बचाई है, मतलब वो हमेशा तेरे साथ खड़ा था एक तरीके से, उसने हमेशा से तुझे बचाया, ओली वेंग ने तुम लोगों को बचा रखा है। उसके बाद हम एक पास का सीन देखते हैं जब गन पाक कह रहा होता है बे यार ये वापस इतना लाइट क्यों है, तूने पैसे क्यों नहीं भरे सारे के सारे, मुझे बताएगा। तो ओली कह रहा होता है अरे मिस्टर प्लीज यार इसको थोड़ा सा जान दो ना, आज आपको तो ट्रस्ट है ना मेरे पे, मैं कर लूंगा, अगले महीने दे दूंगा, आपको पता है ना। तो गन कह रहा होता है बे यार हद हो गई, तेरे को हर महीने कभी पूरे नहीं देता पागल लड़का। अगर इलाई जंग अभी काम कर रहा होता ना तो वो अपने पैसे भी देता, सारे के सारे कमाता भी और कुछ पैसे अपने पॉकेट में भी रख लेता, इतना बढ़िया था। और इससे ये कहता है अच्छा ठीक है मिस्टर मेरी बात सुनो, अगर मैं कभी कहीं चला गया तो आप क्या करोगे। तो वो कहता है मैं हॉस्टल बी में जाऊंगा और सारे के सारे ड्यूज ले लूंगा। तो ये कहता है कम ऑन मिस्टर यार उनके पास कोई पैसे नहीं है। गन कहता है तो ठीक है फिर तू सारे के सारे पैसे निकालेगा और क्या, क्योंकि तू ही है जिसने बोला था कि उनके बिहाफ पे सारे पैसे देगा, याद है ना तेरे को। और इससे ये चीज पता चलती है कि हॉस्टल बी के बिहाफ पे भी अभी तक ओली वेंग ही सारे पैसे देता था, मतलब वो बंदा कितना ही बेकार कितना ही कुछ भी हो वो हमेशा हॉस्टल बी के साथ था, कभी उसने हॉस्टल बी पे हाथ भी नहीं उठाया, आंख भी नहीं उठाई और ना ही गन पाक को उठाने दी। फिर ये कहता है अच्छा
अच्छा बड़े भाई सुनो ना, मेरी बात सुनो ना यार, उन लोगों को मत इन्वॉल्व करो ना, वो एक कोई क्रू वगैरह थोड़ी है, वो एक बड़ी छोटी सी फैमिली है यार, क्या आप मेरे को एक फेवर करोगे? गन पास में आता है और कहता है भाई फेवर क्या कह रहा है बे तू, मुझे लगता है मैंने तेरे को बहुत ढीला छोड़ दिया था। ओली वैंग मेरी बात सुन, मैं सिर्फ उन लोगों को फेवर देता हूँ जो लोग मर चुके हैं। तो ये कहता है अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, जिसको पेन ही नहीं होता वो कैसे मर सकता है? लेकिन इन केस अगर मैं सच में मर जाता हूँ तो क्या आप अपना प्रॉमिस रख सकते हो? और यहाँ पर गन पाक उसे मार रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं ना तेरे को अभी के अभी मारना चाहता हूँ और इस पूरे हॉस्टल को मारना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस मुर्दे आदमी की विश पूरी करने के चक्कर में मैं ये छोड़ना पड़ रहा है, वरना तो बचते नहीं तुम। और ये भाई इन सबको छोड़ के चला जाता है और ये कहता है कि हम कुछ नहीं करने वाले, हम क्रू नहीं है। गन कहता है मुझे पता है तुम क्रू नहीं हो, चलो ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, हम एक नया क्रू कभी भी बना सकते हैं, ठीक है, हमारे पास अभी वर्कर्स हैं, बिग डील है, सब लोग काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, तुम अपना जो करना है करो। और ये बंदा ये बोल के यहाँ से निकल जाता है और एलाई कहता है सच में मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से इसको 4 मेजर क्रूज में कोई इंटरेस्ट है नहीं। और फिर ये बंदा डैनियल पार्क के पास आया होता है, इन सब के पास आता है और ये कह रहा होता है कि जितना मैंने सुना इस बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं है 4 मेजर क्रूज में अभी। फिर ये पूछते हैं तो तू हमें क्यों बता रहा है? तो ये बताता है क्योंकि क्या पता तुम 4 मेजर क्रूज को खत्म करना चाहते हो, तो क्या पता हेल्प करे। और ये कहता है कि ऐसी कोई ट्रेजेडी काश फ्यूचर में वापस ना हो, इसलिए मैं सारी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ। और इसी के साथ इनकी स्टोरी और ओली वैंग की स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है और ये बंदा वहां से निकल जाता है। और उन लोगों को डैनियल पार्क, जैक ले, इन सबको कुछ नहीं पता था कि क्या कहें क्या ना कहें। और इतने में जैक कहता है ओए हॉस्टल मेरी बात सुन, क्या मैं कभी वहां आके जामी से मिल सकता हूँ? इतने में ये कहता है उसका नाम जामी नहीं है, उसका नाम येना है पहली बात, और कभी भी आ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाऊंगा, बिल्कुल आना, ठीक है। और ये लोग बताते हैं कि इनकी नजरों में कुछ भी नहीं बदला, इनकी नजरों में ये फैमिली या फिर ये एलाई जंग वैसा ही था जैसा द ब्यूटी डिपार्टमेंट का एलाई जंग है। और फिर हम देखते हैं जैक जोहान से उनकी मोम से मिलने आया वो, तो उसकी मोम उसकी आवाज सुन के पहचान जाती है कि ये तो जैक है, आजकल ये थोड़ा ठीक हो रही है, थोड़ा हो रही है। और ये बोलती है कि बेटा सुनना, मैं तेरे से तो मिल लेती हूँ लेकिन क्या तू कभी जोहान को भी बोल सकता है वो आए, मैं उसकी आवाज पहचान लूंगी, वो जब भी आएगा मिलने मैं समझ जाऊंगी। और फिर ये याद करता है कि कैसे जिन जैंग वगैरह वो जो के हाउस था वो इनको भी मारना चाहता था वर्कर्स में जाने से पहले, लेकिन जब ये इनको मारने वाला था तो वहां पे जोहान सेयोंग आता है और वो इसको दे के चाटा मारता है और कहता है निकल निकल लो, ये करता है। और फिर बाद में वो कहता है मैंने मेरा डेट चुका दिया, क्योंकि वो लोग भी चले जाते हैं उसके बाद। इतने में जैक उसके पास आता है, उसके कपड़े झाड़ता है और कहता है भाई क्या कर रखा है तूने, ये कैसे अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, पागल हो रखा है, थोड़ा ध्यान रखा कर, नहीं रखा जाता हमारे पास आजा हम रख लेंगे। इतने में वो उसके हाथ पे मारता है और कहता है फालतू ना इन क्रूज वगैरह के चक्कर में पड़ मत, अपने काम करो, नाश्ता करो, सो जाओ, खा लो, भाग जाओ। फिर जैक कहता है कि हाँ मैं उसको अकेला तो नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको वापस तो लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे को और कोई ट्रेजेडी बिल्कुल भी वैसी नहीं चाहिए। हाँ चलो इनका भी कुछ तो ठीक ठाक होगा शायद। और यहाँ पे डैनियल पार्क अपनी सीट के पीछे देखता है और वो कहता है जैस्मीन कभी भी वापस नहीं आई। और ये यही सोच रहा होता है कि जैस्मीन ने ऐसा क्या बोला था जैक को कि उस बंदी ने जैक और मेरे को इतना गंदा लड़वा दिया, शायद मेरे को कभी नहीं पता चलने वाला। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं उसका बाप उसकी ब्लैंकेट के साथ ये कह रहा होता है जैस्मीन माय डियर जैस्मीन। मतलब ये बंदा सच में खराब था, बहुत खराब था, और ये पूरी की पूरी चीज बहुत बड़ी शॉकर थी सब लोगों के लिए। और डैनियल कह रहा होता है कि मैंने कई बार क्या सिर्फ एक बार सुना हुआ है एलाई से, सिर्फ एक बार, कि वो कैसे फ्रीडम की बात किया करता था ओली, तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं समझ सकता हूँ कि कैसा फील हुआ होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि मुझे एक नॉर्मल स्कूल लाइफ चाहिए थी भाई। ओ ये बिल्कुल वैसा नहीं है, तू तो बहुत फ्री है भाई, जो ओली के साथ हुआ, एलाई के साथ हुआ, तेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता। और जो आगे आने वाले कैरेक्टर्स है ना उनके साथ तो इतना गंदा हुआ है, तू तो कुछ नहीं है मोटे, तू तो भाई दूसरी बॉडी लेके मौज कर रहा है तू, और अभी भी पतला नहीं हुआ मोटे, सॉरी। फिर ये बताता है कि कैसे मुझे परफेक्ट बॉडी मिली और अभी तक उसका कोई राज अभी कंफर्म नहीं हुआ, कैसे मिली, क्या मिली, कुछ नहीं, और कैसे उसने इतने सारे प्रीशियस फ्रेंड्स बनाए, लेकिन उसी के साथ साथ इसी बॉडी के चक्कर में उसने 4 मेजर क्रूज के डार्क वर्ल्ड के अंदर भी जगह बना ली। और फिर बड़ा वाला डैनियल उठ जाता है और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मैं सच बताऊं तो मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन इससे ज्यादा डर मुझे एक चीज और है उससे लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है कहीं मेरे फ्रेंड्स इन 4 मेजर क्रूज में इन्वॉल्व ना हो जाएं और अपनी जान ना गवा बैठे ओली वैंग के दे। इसलिए मैं ये सब चीजें नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस बॉडी के पीछे का राज क्या है। और ये बंदा निकल जाता है इस बॉडी के पीछे का राज जानने के लिए, और अभी तक सिर्फ इसको इतना पता है कि इस बॉडी का नाम जेम्स ली है। ये बॉडी पूरी की पूरी पता नहीं कहां से आई है, चेयरमैन चोई को पूरी की पूरी चीज पता है और वो छुपाना भी चाहता है, और एटलीस्ट मैंने इन सब चीजों के बारे में तो सुना है, और मैं चेयरमैन चोई को ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उस दिन वो बंदा लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल था, और वो बंदा ट्राई भी यही कर रहा था कि जेम्स ली की पूरी आइडेंटिटी वो छुपा दे। और ये बंदा वही सारी बात कर रहा होता है कि चेयरमैन चोई कैसे डर गया था जब मैंने
मैंने दूसरी बॉडी ढूंढने की पूरी कोशिश करी थी वो कैसे गुस्सा हो गया था जैसे उसका कोई डार्क सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इससे मुझे पता चल जाता है कि जेम्स ली, चार्ल्स चोई और ये परफेक्ट बॉडी ये सब कुछ कनेक्टेड है, तो मेरे को ये ढूंढना ही पड़ेगा। और ये पहुंच जाता है एक जगह और ये कह रहा होता है जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे कूदना पड़ा था क्योंकि मेरी मोटी वाली बॉडी थी, ये सब चीजें थी। बट इस टाइम ये गेट छूता है और गेट खुला होता है, तो ये कहता है ये गेट खुला है। फिर ये अंदर जाता है और भगे भगे जा रहा है और ये कहता है शिट यार ये क्या चक्कर है। ये जाके देखता है और यहाँ पर सब गायब हो चुका है, हर एक चीज गायब हो चुकी है, सारी ट्रॉफीज गायब हो चुकी है। ये वाला एपिसोड भी मैंने कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच। वो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा था मुझे नहीं याद, लेकिन मैं पिन कमेंट्स में डाल दूंगा तो प्लीज चेक दैट आउट, ठीक है। लेकिन फिर ये जाता है और ये देखता है सब कुछ खाली है, एक ट्रॉफी नहीं है, किसने किया, क्या चक्कर है। और ये चेयरमैन याद कर रहा होता है और ये यहाँ आके भाई कोई दरवाजा तोड़ देता है और ये कहता है इस चेयरमैन चोई ने अपना डार्क सीक्रेट छुपाने के लिए ये सब किया है। और जेम्स ली का जो लॉकर था वो भी बिल्कुल खाली हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ एक फोटो थी जो अब इसके पास थी और वो इसने ले ली थी। और ये बंदा बस यही सोच रहा होता है कि इस फोटो के चक्कर में बड़ा झंझट हुआ था, लेकिन क्या चक्कर है, जेम्स ली का क्या चक्कर है, उस चार्ल्स चोई का क्या चक्कर है, मुझे समझना पड़ेगा। और यहाँ पर एक अजीब सी गेट की क्रिक क्रिक आवाज आती है या चलने की, और यहाँ पर एक बंदा आ रहा है इसके पास और टॉर्च जलती है और वो कह रहा होता है अच्छा तो तू है वो, तो तेरे पास थी फैमिली फोटो है ना, लेकिन ठीक है मुझे ये बता कि तूने जेम्स ली के बारे में कुछ पता किया क्या। और डैनियल पार्क लाइट मारता है और यहाँ पर भाई गन पार्क, भाई साहब क्या लग रहा है ये आदमी। और ये बंदा यहाँ खड़ा है, भाई पिटेगा, मैं बताऊं डैनियल पार्क बहुत गंदा पिटेगा भाई साहब। गन लाइट बल्ब जलाता है और कहता है कि अच्छा तो तू है जिसने उस फोटो को लिया था। और डैनियल सोच रहा है ये बंदा यहाँ आया तो आया कैसे, उसको इस जगह के बारे में कैसे पता है। तो वो बताता है चार्ल्स चोई और मुझे ही पता है इस जगह के बारे में, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा तुझे कैसे पता है। लेकिन तुझे एक चीज पता है कि जो फोटो है ना वो उसके राइटफुल ऑनर के पास पहुंच जानी चाहिए, इसलिए वो फोटो मुझे दी। और तब उसे याद आता है अरे हाँ ये तो भाई चेयरमैन के लिए वर्क करता है ना, तो ये गन ही था जिसने इस पूरी प्लेस को क्लीन किया, सारी ट्रॉफी हटाई, सब लोकर से हटाया। और वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं देने वाला। इससे पहले मुझे तो ये बता कि इस फैमिली के बारे में क्या, इस फोटो के बारे में सब कुछ मुझे, मतलब ये कौन है फैमिली भाई, इकलौता क्लू यही है। तो ये कहता है मुझे बता, और ये बंदा वही भाई अपनी सिगरेट जलाने लग जाता है। और इस आर्ट को आप देखोगे ना तो इन्होंने और ज्यादा थोड़ा सा और ज्यादा इमेंस और अच्छे से बनाने की कोशिश करी है क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है ये कहता है चल ठीक है देखता हूँ। और भाई साहब सीधा उसके मुंह पे मार देता है और कहता है तू आराम से तो सुनेगा नहीं ना, आजकल के बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। और भाई डैनियल उसे रोक लेता है, फिर उसके ऊपर सिगरेट फेंकता है और कहता है आजकल के बच्चे ना, मेरी बात सुन डैनियल, जेम्स ली नाम का कोई इंसान है और उसका मुंह पे भी ये मुक्का मारता है और फिर उसी बोतल में से पानी या कॉफी जो भी दे वो पी रहा होता है और कह रहा होता है, ये कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तू जेम्स ली के बारे में क्यों ढूंढ रहा है, मुझे स्लाइट आइडिया भी नहीं है कि तू क्या करना चाहता है। और बेशक मुझे प्रॉब्लम नहीं पता ना क्वेश्चन पता है, लेकिन मुझे सॉल्यूशन पता है और सॉल्यूशन यही है कि जेम्स ली का तेरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चल निकल। और उसको दे के लात मार देता है। भाई उसके हाथ में वो कप है, ये बंदा ओरा फार्म कर रहा है, कहता है कि कप ले रखा है वो पी रहा है और कहता है कि तुझे चेयरमैन का एनिमी नहीं बनना है, तो इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ कि शांति से दूर हो जाओ। और ये बंदा उस किक को ब्लॉक कर लेता है और गन कह रहा होता है तुझे उन मेजर क्रूज को खत्म करना है ना जो मैंने बनाई थी, तो उस पे फोकस कर, क्योंकि ये जो 4 मेजर क्रूज है ना बनाना खत्म करना ये बहुत बच्चों का काम है। लेकिन ये जो तू जेम्स ली के इन्फॉर्मेशन के लिए डिग कर रहा है ना वो तो लिमिट क्रॉस कर रहा है इस चीज के लिए, इसलिए मैं तेरे सेक के लिए कह रहा हूँ शांति से यहाँ से अपना काम कर, जो है तेरा 4 मेजर क्रूज को खत्म करना। और जब तू ये कर लेगा ना तो मैं तुझे सब बताऊंगा जो तुझे जानना है। वैसे तो ये पूरा का पूरा बच्चों का खेल है, लेकिन फिर भी मुझे एश्योरेंस तो चाहिए, कम से कम तू कर सकता है। तो बता डैनियल पार्क क्या कहता है, क्या तू एक क्रू स्टार्ट करना चाहेगा नया। और ये कहता है मैंने सुना कि तूने जेरी क्वॉन को भी आउटडिट किया है, तो मैं तेरे को सिखा सकता हूँ अगर तू चाहे तो। और ये सोचते है एक क्रू बनाना, और फिर ये हंसता है और कहता है मैं तेरे को एक मॉन्स्टर बना दूंगा ओली वैंग की तरह। और डैनियल हेड पहनता है और कहता है कैसे तू अभी भी कैसे ये सारी चीजें कह सकता है, तेरे चक्कर में एक आदमी मर गया क्योंकि तूने ये सारी चीजें की थी। तो ये हंसते हुए क्या ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, मैंने 3 साल पहले एला जंग को भी ये चीज सेम चीज बोली थी कि ये चीज हम कर सकते हैं, 4 मेजर क्रूज में से एक बन सकते हैं, उसके अंदर तू को एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। जैसा कि उन लोगों से मुझे कुछ चाहिए था उन सबको भी कुछ ना कुछ मुझसे चाहिए था, और जो चीज उन्हें चाहिए थी उस प्रोसेस के अंदर वो लोग भूल जाते थे कि वो अब क्या कर रहे हैं, वो भूल जाते थे वो किससे भिड़ने जा रहे हैं, वो मेरे से भिड़ जाते थे। इसलिए वो जो ब्रेक ऑफ रूल होता था तो उस टाइम पे मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाता था और मैं उनसे सब ले और लेता था। इसलिए जल्दी बता डैनियल क्या करना चाहेगा। तो ये कहता है अगर मैं ना कहूँ तो वो कहता है ठीक है फिर मैं तेरे फ्रेंड से करवाऊंगा ये सारी चीजें। फिर ये वास्को की बात करता है और कहता है यहाँ पर जेक जैसा एक बंदा है जो रिजेंबल करता है जेक, कॉन्कर करने वाली डिजायर उसको भी ग्रो करने के लिए पागल बना देगी जैसे जेक को कर दिया था। और ये बताता है कि यहाँ पे एक और बंदा है जो जोहान सेओंग को रिसेंबल करता है, मुझे नहीं पता ये वाला बंदा कौन है, आप कमेंट करके बताओ। और फिर ये बताता है कि जैसा तुम्हें पता है मैं ओली वैंग को मॉन्स्टर बना
सकता हूँ, तो तुम सोच ही सकते हो मैं किसी को भी बना सकता हूँ, और अगर तूने नो बोला तो तेरे फ्रेंड्स अगले ओली वैंग हो सकते हैं। और ये चीज सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त को ये बनाएगा तू। और ये बंदा फिर से सिगरेट जलाते हुए कहता है अगर तू ये सब नहीं चाहता है तो खुद कर, स्टार्ट कर ब्रो, मैं तेरे को कह रहा हूँ ना। इतने में डैनियल उसके सामने हैट फेंकता है और वो भी उसको जोर से भाई पंच मार देता है। और वो कहता है अबे तू इतना शॉक क्यों है बे, और ये अपने हाथ से रोक चुका है। और ये कहता है ओली वैंग को इन द एंड जो चाहिए था वो मिल गया, उसे फ्रीडम चाहिए थी, बेशक मर के मिले लेकिन मिल गई। और डैनियल कहता है ये सारी बुलशिट और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो कहता है तो तू अपने फ्रेंड्स को खोने से डरता है, लेकिन ये कहता है नहीं मैं डरता हूँ। गन कहता है तू आखिरकार अपने सेंसेस में आ चुका है जब कोई मरा है। डैनियल कहता है इसी चक्कर में तो मैं बैठ के कुछ देखने नहीं वाला, मैं काम करूंगा, जो कर सकता हूँ इन सारे क्रूज को डिस्ट्रॉय करूंगा। और गन पाक उसको मार रहा है और वो भी यही कह रहा है मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। भाई ये बंदा गन पाक को पंच मार सकता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन वो मारे जा रहा है। और वो कहता है कि 4 मेजर क्रूज को कर ही दूंगा खत्म मैं। गन उससे पूछता है तो तेरी बिगेस्ट डिजायर क्या है, क्या ये पैसे हैं? अगर तू मेरा सक्सेसर बन जाता है तू हंड्रेड्स ऑफ ग्रैंड्स बना सकता है पूरे महीने के अंदर, इतना सारा पैसा कि तू तेरी मॉम को ये फालतू काम करने से रुकवा सकता है, बचा सकता है। इतने में उसका मुंह पकड़ता है और कहता है मैं तुझे एक बात बोलूं, अपने मुंह से ना मेरी माँ का नाम मत ले। और उसके पेट पे एक पंच मार देता है और गाली दे रहा होता है। इतने में ये कहता है चल कोई नहीं, मैं तेरी रूडनेस को इग्नोर कर देता हूँ। और भाई घुमा के दे के लात मारता है और कहता है क्योंकि आज तो एक क्रू का हेड बनने वाला है इसलिए मैं तेरे को माफ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन तोड़ूंगा तो बढ़िया। और फिर उसको बहुत गंदा मारता है। और फिर हम सीन देखते हैं चेयरमैन चोए का। यहाँ पर ये दोनों चेयरमैन चोए और चेयरमैन होंग दोनों टहल रहे होते हैं और हंट वगैरह कर रहे होते हैं रैबिट्स इन सब चीजों का। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे इसका बिजनेस इतना चल गया। चेयरमैन होंग कह रहा होता है कि कैसे एक बंदा जो बैक करता था ग्रोसरीज वगैरह, जो चुराता था, खरीदता था, ये सी चीजें करता था, वो बंदा आज मेरे साथ चल रहा है। तो ये कहता है हाँ मुझे भी यकीन नहीं होता। उसके बाद में चेयरमैन होंग एक बात छेड़ देता है कि कैसे एक स्टोरी चल रही है कि एक क्रू के बच्चे की मौत हो चुकी है, ये सारी चीजें वो बताता है। तो चेयरमैन चोए कहता है हाँ मैंने भी सुना ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही हैं और क्या पता क्या ही चल रहा है, लेकिन ये कहता है मैंने सुना है वो क्रूज पता है हंड्रेड्स ऑफ ग्रैंड बना रहे थे पूरे महीने। वो कहते हैं सच में, लेकिन क्या ये हमारे बात करने के लिए रेलेवेंट है भी? इतने में ये कहता है कि मुझे लगता है पता नहीं, जस्ट आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये सारे के पैसे कहीं किसी के बिजनेस में तो नहीं जा रहे हैं। और जैसे इसने ये बोला ये बंदा गन चला देता है और वो बुलेट लगती है सीधा इसके साइड में। ओ भाई इतना पास, अरे चेयरमैन होंग मैंने यहाँ पर एक ओल्ड रकून देख लिया था, अगर वो काट ले। इतने में ये मार देते हैं और कहता है कि मैंने भी शायद। इतने में वो कहता है अच्छा आपने भी एक ओल्ड रकून देख लिया था क्या मेरे पीछे? तो ये कहता है नहीं मैं तुम्हारे ऊपर ही निशाना लगा रहा था, बस तुम बच गए थोड़े से। ओ भाई साहब इनकी भी दुश्मनी बढ़िया चल रही है। फिर ये बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे और हम देखते हैं यहाँ पे गू किम भी है। और क्योंकि इतनी ज्यादा शोर हुआ धम वाला तो ये लोग भाग के भी आए। ऑब्वियसली बनता नहीं था क्योंकि ये आए हंट करने हैं, तो ये लोग पीछे पीछे क्यों आए, कोई रीजन नहीं था, बट ठीक है। और चेयरमैन होंग एक लास्ट क्वेश्चन इससे पूछता है कि चेयरमैन शो आपको पता है क्वेश्चन पूछना? वो कहता है हाँ बिल्कुल कुछ भी पूछो। तो ये पूछता है कि आप है ना एक टाइम पे जुवी के अंदर मतलब जेल के अंदर कुछ काम कुम किया करते थे, उसके 1 साल बाद जब आप फ्री हुए उसके बाद आपने एक क्रू स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर दिमाग में क्वेश्चन है कि आप उधर कहाँ किससे मिले? आप उधर एक बंदे से मिले, वो कौन हो सकता है, किससे मिले? और यहाँ वो गन ही होता है, ऑब्वियसली गन है भाई, गन से मिला था वो बंदा। और गन ने डैनियल पाक को बढ़िया गिर देखा और ये कहता है तू जेरी कौन से जीत गया ऐसे? कितनी अजीब बात है, स्ट्रॉन्ग तो है तू लेकिन फिर भी इतना ज्यादा वीक है। एक क्रू बना, मैंने तुझे बोला, और अगर तू नहीं बनाता है तो मैं आज तेरे को यही मार दूंगा। और ये मना कर रहा होता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा 4 मेजर क्रूज को, मैं जेम्स ली को भी ढूंढूंगा, बेशक मैं एनिमी बन जाऊं चेयरमैन चोए का। और ये कहता है चलो फिर ठीक है, यही सही तो यही सही। और वो उसका गला घोट रहा होता है, पूरी तरह घोट रहा होता है और कह रहा होता है चेयरमैन ने मुझे बोला था कि तेरे ऊपर अपनी आंख रखनी है, नजर रखनी है, लेकिन कोई और चॉइस है नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तू जेम्स ली को हमेशा ढूंढने वाला है तो तू वैसे भी मर ही जाएगा, तो कोई नहीं मैं ही तुझे मार देता हूँ। और भाई इसकी आंख बंद हो रही है, ये मर तो नहीं जाएगा, क्या चक्कर है? और गन कहता है अबे क्या ही चीज है ये, तेरे पास बस इतना ही दम है क्या? और इतने में ये एकदम से शॉक होता है और ये देखता है डैनियल पाक के मुंह से धुआं निकल रहा है और डैनियल पाक खड़ा हो जाता है अपनी काली आंख करके। भाई साहब मजा आएगा। गन कह रहा होता है मैं श्योर हूँ, मैंने देखा था इसकी कॉन्शियसनेस जा चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी आंख खुली कैसे है? डैनियल पाक क्या चक्कर है? और ये कहता है आजकल के बच्चों के साथ यही दिक्कत है, उनके पास कोई मैनर्स नहीं है। और वो उसको देख के मार देता है भाई। और वो कह रहा होता है कब से तो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है बिना कॉन्शियसनेस के साथ, कब से? अच्छा अभी जो उड़ के गया था वो गन पाक था, डैनियल पाक नहीं था। और ये कह रहा होता है कब से तू फाइट कर रहा है यार बिना कॉन्शियसनेस के, क्या चक्कर है यार? ये तो बहुत बढ़िया चीज देखने को मिल गई। और इतने में डैनियल भाई वो सिगरेट जला रहा होता है, डैनियल आता है उसके पेट पे इतना गंदा पंच मारता है, ओह गॉड। और हम देखते हैं वो बोतल तो फूट ही चुकी है और ये कहता है अब मुझे समझ रहा है
और वो सिगरेट फेंकता है और इतने में डैनियल वापस उसके मुंह पे मुक्का मारता है और ये कहता है अब समझ आया कि जेरी को तू ओवर पावर कैसे कर पाया था। और भाई इतना गंदा मारा कि गन की नाक से खून आ गया। और ये बताता है कि तूने अपनी आईज से फाइट करी विदाउट कॉन्शियसनेस के साथ। वाह 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 वाह। और गन भाई इसके मुंह पे भी एक पंच मार देता है कि वो इतना दूर जाए और कहता है ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुझे पता है। और ये बताता है कि तूने सिर्फ और सिर्फ अपने डायनेमिक विजुअल्स को मैक्सिमाइज कर दिया है और ये जो मोमेंटरी थॉट प्रोसेस है ना उसके वजह से तूने अवेकन कर लिया है तेरे ऐसे इंस्टिंक्ट को जो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फाइट के ऊपर। इसके अंदर कोई टेक्निक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और ये बंदा भाई जीत कोंडो यूज करता है और गन को एक तो एक अटैक में पता चल जाता है सारी चीज। और ये बताता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो तूने कभी सीखी भी नहीं है। और कह रहा होता है चाहे मैं कितना भी सोचूं इसके बारे में लेकिन देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन। और यहाँ पर गन को बहुत गंदा मारा था और डैनियल आगे किक मार देता है और ये कहता है इस बंदे ने इसकी पावर्स क्यों हाइड करी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और गन भाई लड़ते लड़ते बस अपनी पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस चलाया जा रहा है और कह रहा है कि इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये मेरे को फूल बनाना चाहता है या फिर इसको पता ही नहीं है इसके पास ये पावर है। और वो भाई उसको दीवार में दे दे के कांच में फाड़ फाड़ के मार रहा है और इसको मारने के बाद ये कहता है अच्छा इसीलिए ये मॉन्स्टर आज यहाँ पर है क्योंकि इसके पास एक इनक्रेडिबल टैलेंट है। नहीं मैं रिफ्रेज कर देता हूँ, ये जो टैलेंट का वर्ड है ये अंडरस्टेटमेंट है इसके लिए भाई। और ये दोनों एक दूसरे से ऐसा लड़ रहे हैं कि बस पूछो मत। ये कहता है जब तुम दूसरे बंदे पे नीची नजरों से देखते हो यार, ये कहता है मैं बहुत मजा आ रहा है, वाह यार मैं मेरे को डर लग रहा है, पता है डर लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। और यही तो इस चीज को मस्त बनाता है, बहुत तगड़ा बनाता है। और ये हंस रहा है पागल की तरह और ये कहता है इतना मुझे आज तक कभी नहीं आया, कितना मजा आ रहा है। और ये भाई सब फाड़ देता है और कहता है गू से लास्ट टाइम फाइट करी थी तब मजा आया था और अभी तक कभी नहीं आया। और फिर इस चीज को वापस रिफ्रेज करके कहता है नहीं नहीं मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं देखा जब से मैंने उस जीनियस से फाइट करी थी। जीनियस मतलब ये इस बंदे की बात कर रहा है, ये आपको आगे वाली स्टोरी में पता चलेगा ये क्या चीज है भाई। और वो कहता है डैनियल पार्क आ मेरे पास आ, लड़ 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 जल्दी आ। एक दूसरे को जान से मार देते हैं लड़। और फिर इनकी लड़ाई शुरू होती है और अगले सीन में हम देखते हैं डैनियल अपने कॉन्शियसनेस में आ जाता है और इस सीन के अंदर वो कहते हैं क्या मैं वापस अनकॉन्शियस हो गया था, ये तो बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह हो गया था ना, क्या चक्कर है। और हम देखते हैं डैनियल पार्क के नीचे पड़ा हुआ है गन पार्क और गन पार्क भाई बिल्कुल नशे में हल्का सा और कहता है अबे क्या हो गया, तेरी आंखें कैसी ऐसी हो गई वापस। भाई साहब इस सीन के अंदर लिटरली डैनियल पार्क ने डोमिनेट किया है गन पार्क को। गॉड मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। और जैसे ही वो कहता है अच्छा तो तू उठ चुका है, इतने में डैनियल पार्क को इतनी जोर से मुक्का मारता है और कहता है क्या हो गया था यहाँ पे। और डैनियल नीचे गिरने के बाद कहता है अरे यार क्या हो गया था, ये मेरे को मार रहा था जब मैं अनकॉन्शियस था, क्या चक्कर है यार, ये बहुत हर्ट कर रहा है, क्या मैंने कुछ तोड़वा लिया क्या अपनी बॉडी के अंदर। और ये पीछे देखता है और गन पार्क आता है और वो कहता है हाँ बेटा तूने तोड़ दिया है, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया है। ओ भाई इस बंदे ने गन पार्क का हाथ तोड़ दिया और गन पार्क की हालत तो देखो यार। और वो कह रहा होता है यार बहुत मजा आ रहा था लेकिन यार हद हो गई यार, तेरी कॉन्शियसनेस ही वापस आ गई, कितना बावड़ा बच्चा है तू, अब सारा का सारा फन चला गया और मेरा एक हाथ भी टूट गया तेरे चक्कर में। और ये यहाँ पर एक सबसे लेजेंडरी लाइन बोलता है जो मेरे को हमेशा याद रहती है, लुकिज्म याद करते ये लाइन एक आती है। ये कहता है कि डैनियल पार्क ये पता है कितना ज्यादा बेटर था, ये इतना ज्यादा बेटर था तो ये मान ले कि किसी लड़की के साथ मैं हूँ उससे भी ज्यादा बेटर था, इतना मजा आया मुझे, तूने जो इतना प्लीज किया है ना तूने मुझे अपनी बॉडी के साथ, मजा आ गया, मैं तेरे को पे करना चाहता हूँ, कुछ तो पे करना चाहता हूँ। और उसके बाद ये बंदा उसके पास एक गिफ्ट रख देता है, पता नहीं क्या है, और ये कहता है ये तेरे को बहुत हेल्प करेगा डिस्ट्रॉय करने में 4 मेजर क्रूज को। अब एक चीज आप देख रहे हो, इसको मेजर क्रूज बनवाने भी हैं तोड़वाने भी है, लेकिन अगर ये बंदा खुश है तो ये वही करेगा जो ये करना चाहता है। इस बंदे ने लिटरली इसकी हेल्प कर दी, ये कहता है ये तेरी हेल्प करेगा कि तू अपना खुद का एक ग्रुप बना पाए, जा जो करना है कर, मजे कर। और ये कह रहा होता है मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा है लेकिन मैं कोई क्रूज स्टार्ट नहीं करने वाला। और गन कहता है मैं तेरे को बिल्कुल पुश नहीं करने वाला, अब समझ आया, अब मैं तेरे ऊपर छोड़ देता हूँ, तेरे को डिस्ट्रक्शन करना है, तेरे को बनाना है, तेरे को जो करना है कर। इस बंदे को हार्ट में मजा आया। और गन कह रहा होता है मुझे बिल्कुल सही लड़का मिल चुका है जो मेरे किड्स को मार देगा ऑन माई बिहाफ, मेरे को बहुत सही आदमी मिल गया भाई साहब। ये कहता है तुझे अपना खुद का क्रू बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब गन पार्क ने ये लाइन बोली है, याद रखना इस चीज को टिल द एंड ऑफ द सीरीज। ये कहता है कि तेरे को क्रू बनाना ही पड़ेगा और इस बंदे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डैनियल कह रहा होता है वहीं रुक, तू वापस मेरे को गुड लक बोलने वाला है ना। गन कह रहा होता है तुझे क्रू बनाना पड़ेगा अगर तुझे मेरे बनाए हुए क्रूज को खत्म करना है तो। और कहता है गुड टेक केयर, चल बाय, मजा आया, बहुत मजा आया तेरे साथ। और डैनियल कह रहा होता है यार मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ क्या था। और फिर ये एनवेलप को देखता है और कहता है क्या इसमें पैसे
ऐसे हो सकते हैं, उसने फैमिली फोटो तो ले ही लिया, चक्कर क्या है। और यहाँ पर ये देखता है कि अरे क्या अजीब सी चीज है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, और इसको मिल चुका है 1MCN का कार्ड। ये भी एक कंपनी है, मतलब बड़ी कंपनी, आपको पता चलेगा ये वर्कर्स की कंपनी है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा पहुंच चुका है इस कंपनी के बाहर, जो बहुत बड़ी है। यहाँ पे लोग जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, और ये सारे के सारे लोग बाहर खड़े हैं 1MCN के नीचे। और यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर इलाई जंग वाला ग्रुप बैठा है, मतलब फैमिली बैठी है ये सारी, और ये सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि एक इंटरव्यू वगैरह। और यहाँ पे वॉरेन चॉय झाड़ू लगाने लग जाता है, तो इलाई जंग पूछता है अरे कौन सा इंटरव्यू, कौन सा बॉस। तो ये अपने में बात कर रहे हैं, वो सुन भी नहीं रहे हैं। वो कहते हैं अरे यहाँ पे इंटरव्यू है। फिर इतने में ये पूछते हैं अरे वो बच्चियाँ कहाँ गई सारी हमारी। यहाँ पर ये दोनों बच्चे आ चुके हैं और ये दोनों लोग आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए। अब मैं बताता हूँ इसके पूछे का मतलब पूरा का पूरा कहानी बताता हूँ। तो ये बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, ये खुश हो रही होती है कि कैसे अरे वाह हम इस कंपनी में होने वाले हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। फिर हम सीन देखते हैं जब ये घर पे सो रही थी, ये मतलब सो ही रही थी, और सोते सोते इन्हें याद आता है कि अरे बाप रे हमें भी पैसे कमाने पड़ेंगे। तो ये डिसाइड करते हैं कि अंकल मम्मी बिग डैडी सब काम कर रहे हैं, हमें रोज काम करना पड़ेगा, थोड़े पैसे कमाने पड़ेंगे। तो ये कुछ सोच साच के ये क्या करते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमर बन जाते हैं। और ये बनने के बाद ये लोग रोज स्ट्रीमिंग करते हैं, घर पे बैठे बैठे पैसे कमा रहे थे। पैसे कमाते कमाते लोग इनको बहुत सारी चीजें पता चलती है और इनके पास एक मैसेज आता है जो होता है 1MCN से। ये कंपनी बहुत बड़ी होती है। फिर यहाँ पर ये मैडम है ये मैडम बैठी हुई है, ये समझा रही होती है कि क्या क्या चीजें हैं। और ये लड़कियां सोच रही होती है कहीं ये नकली तो कुछ नहीं है, लेकिन वो पूछती है कि तुम्हें पता है हमारी कंपनी के बारे में। तो वो बताती है लड़कियां हाँ पापरिका टीवी, न्यूट्यूब, QHN मोर, इन सबको आप हैंडल करते हो, और सारे के सारे जो लोग हैं उन सभी स्ट्रीमर्स को भी आप हैंडल करते हो, ताकि वो लोग इन सब में अच्छे से वीडियो बना पाए, और उनको आप पे करते हो, सैलरी देते हो हर मंथ पे। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कहती है क्या ये सच में सच है ना, ये पता चले कुछ वियर्ड पीपल हो। तो वो लड़की कहती है अरे हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, डरने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से रहो। और यहाँ पर ये साफ साफ ये बता देती है कि हमारी कंपनी के पास 4 एफिलिएट हैं, और हर एक एफिलिएट के अंदर एक एक CEO है जो हर एक हायरार्की के अंदर स्टैंड करता है और अच्छे से रहता है। 4 एफिलिएट है, 4 वाइस प्रेसिडेंट है, और सारे के सारे 1 2 3 4 करके रन होते हैं। और हम है 1MCN, हमारा है 4th एफिलिएट अमंग दोज। और ये लोग सोच रही होती है तो सच में बड़ी कंपनी है, लेकिन वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अभी सर वगैरह आने वाले हैं, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। और हम देखते हैं ये लोग बाहर बैठे हुए हैं अभी भी, और इतने में यहाँ गाड़ी आती है और गाड़ी से उतरता है एक बंदा व्हाइट कोट पहन के, और इसका नाम है 1MCN का डायरेक्टर सैमुअल SEO। और जब ये जाता है तो ये देखता है इलाई जंग, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आई होप आप सबको ये वाला एपिसोड काफी अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत बड़ा भी था और काफी अच्छा भी था। तो अगर आप लोगों को मजा आया हो तो जस्ट लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो होने वाली है पूरी वर्कर्स के 4th एफिलिएट के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि आप देखो और इस चीज को ना भूलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।